हेलो एंड वेलकम टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज। इस टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज में वी आर डीलिंग विद योर हिस्ट्री क्लासेस। अप टिल नाउ हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 तक अपनी क्लासेस को डील कर लिया है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डेल्ट विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्रीवियस क्लास में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इन डिटेल देखा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं एंड साइमल्टेनियसली क्योंकि सिविलाइजेशन इंडस वैली के विसिनिटी के अराउंड सिचुएटेड थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। नाउ हमने ये देखा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका टाइमलाइन अराउंड 2500 बीसी से एक्सटेंड करके अप टिल 1750 बीसी तक जाता है एंड अबाउट 1900 बीसी हमने ये देखा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी, जो एरियाज थे, वो धीरे धीरे डिसमेंटल होते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ की सिविलाइजेशन का पतन होना शुरू हो जाता है। राइट तो अप टिल नाउ 1750 बीसी तक की हिस्ट्री को हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में देख लिया है। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं वो वैदिक एज से रिलेटेड है। वैदिक एज प्रिमाइज्ड ये हमारा चैप्टर 5 है, रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस साल के यूपीएससी के मेंस में पेपर 1 में हिस्ट्री का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो इसी चैप्टर से रिलेटेड था, जिसमें मेंस में ये पूछा गया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी में जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आए थे उनको कंपेयर कीजिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इसी चैप्टर से पहला क्वेश्चन आया था एंड साइमल्टेनियसली 3 इयर्स बिफोर यूपी पीसीएस के मेंस में भी इस वैदिक एज से क्वेश्चन पूछे गए थे कि पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स थे उससे वैदिक एज की जब हम स्टडी करते हैं उसमें कैसे हमें आइडिया लगता है कि पास्ट में कौन कौन सी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज एंशिएंट इंडिया में थी, जैसे कौन सी माउंटेन्स, कौन सी रिवर्स फ्लो करती थी। तो इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जो है इस चैप्टर में छुपा हुआ है एंड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, जो भी एग्जामिनेशन हो, उनमें इस चैप्टर से टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इन चैप्टर को 2 पार्ट में सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। एक है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड एंड सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेटर वैदिक टाइम पीरियड। अभी हम उस पर डिटेल देखेंगे कि आखिर इनको अर्ली और लेटर वैदिक टाइम पीरियड क्यों कहते हैं, और उनमें देखेंगे कैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है और क्या क्या सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस अर्ली वैदिक टाइम पीरियड और लेटर वैदिक टाइम पीरियड में डेवलप या इवॉल्व होते जा रहे हैं, जिससे एक डिस्टिंक्शन हम बना सकेंगे। तो पहले बिगिन करते हैं वैदिक एज। आखिर इस टाइम पीरियड को वैदिक एज क्यों बोला जाता है? हमने स्टोन एज के बारे में देखा था कि स्टोन एक प्राइमरी फीचर था जो उस टाइम के हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को हमें एक आइडिया देता है, एक प्राइमरी सोर्स था, इसलिए एक चैप्टर को हमने स्टोन एज रखा। एक चैप्टर को हमने चालकोलिथिक कल्चर और मेगालिथिक कल्चर के प्रेमाइस पे पढ़ा था। उस पर हमने ये आइडिया लगा था कि कॉपर की ऐसा मेटल पहला खोजा गया था, इसलिए उस टाइम पीरियड को जो है प्राइमरली चालकोलिथिक कल्चर बोलते हैं। बरियल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे जो है मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं एंड सब्सिक्वेंटली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था कि उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर क्यों बोला जाता है। नाउ बियॉन्ड दिस टाइमलाइन 1750 बीसी के बाद का जो टाइमलाइन है, यानी कि अराउंड 1500 बीसी के टाइम पीरियड से जो हमें हिस्ट्री का आइडिया लगता है, जो हमारे पास पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन द रिकॉर्ड, जिनसे हमें पास में इस टाइमलाइन की हिस्ट्री का पता चलता है, वो थ्रू दिस वेद हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे, वेद जो कुछ बुक्स लिखी गई थी जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो इस टाइम पीरियड के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इस बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो ऑल बिकॉज ऑफ कि इन वेद से हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इस टाइमलाइन के अराउंड मिलती है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस ने टिपिकली जो है वैदिक एज में क्लासिफाई किया है। यानी कि इवेंट्स राइट फ्रॉम 1500 बीसी टिल अबाउट 600 बीसी तक का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम प्राइमरली वैदिक एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस टाइम पीरियड के दौरान जो हमें मिली हैं, जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिली हैं जिससे हम पास में हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं, वो इन्हीं वैदिक स्क्रिप्चर्स या इन्हीं वेद से हमें मिली है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को टिपिकली हम वैदिक एज बोलते हैं। नाउ अब इस वैदिक एज को जो हम पढ़ रहे हैं तो हम अभी आर्यंस के बारे में देखेंगे
कि ये टर्म आर्यन का यूज किया गया है। इन द पास्ट क्लास ऑल्सो, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा था तो ये देखा था कि एक फैक्टर मेंशन किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिबैकल का या डिमाइस का, कि आखिर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो उसमें एक थ्योरी दी गई थी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस कंटेम्प्रेरी टाइम पे लोग रह रहे थे, उन पे जो है आर्यंस ने इन्वेड किया था। आर्यंस ने इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों पे इन्वेड किया था और उस इन्वेजन की वजह से जो वॉर हुआ था उसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हो गया था। ये एक थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी। लेकिन अगर टाइमलाइन की बात हम देखें तो हमने ये देखा कि अराउंड 1900 बीसी के अराउंड ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिबेकल शुरू हो जाता है एंड अप टिल 1750 बीसी तक ऑल टुगेदर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन टोटली वैनिश हो चुकी है टाइमलाइन पे, या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, राइट। तो ये जो थ्योरी आर्यंस की बताई गई है, आर्यंस ने इन्वेड किया था, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अप टिल अवेलेबल हैं वो ये बताते हैं कि जो आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या मोर प्रिसाइज इंडिया में आए थे वो 1500 बीसी के अराउंड आए थे, राइट। 1500 बीसी के अराउंड जो है आर्यंस का इन्वेजन जो है इंडिया में हुआ था और ये एपिसोडिक इवेंट में आए थे, धीरे धीरे करके आए थे। ऐसा नहीं कि आज उठे और अचानक से अटैक कर दिया, धीरे धीरे ये जो आर्यंस हैं ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। तो ये जो थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिबेकल से रिलेटेड है, वो ऑल टुगेदर रेफ्यूट हो जाती है, क्योंकि ऑल टुगेदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिबेकल के 400 साल बाद अराउंड 400 ईयर्स लेटर जो है आर्यंस जो है इंडिया में आते हैं, या उस जोग्राफिकल रीजन में जो है प्रोमिनेंटली आर्यंस आते हैं। तो ये जो थ्योरी हमने लास्ट क्लास में देखी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये ऑल टुगेदर कैंसिल हो जाती है। नाउ ये जो वैदिक एज है ये हम आर्यन से रिलेट करके देखेंगे कि इससे एसोसिएटेड आर्यंस हैं। आर्यंस ने ही इस वैदिक एज सोसाइटी को जो है एस्टैब्लिश किया था, राइट। तो आर्यंस के बारे में देखते हैं कि आखिर ये आर्यंस हैं कौन, ये आए कहाँ से, और ये आर्यन टर्म जो है इससे क्या सिग्निफाई होता है। एग्जामिनेशन में यूजुअली स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में दे आस्क यू द टर्म आर्यन डिनोट्स। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आर्यंस का मतलब क्या है, राइट। तो अब फर्दर हम अपने डिस्कशन में देखते हैं कि आखिर ये आर्यंस हैं क्यों। लेकिन उससे पहले कुछ और फर्दर क्लैरिटी इस चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर से ले लेते हैं। एज आई डिस्कस कि ये वैदिक एज, इसको इसलिए क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि इस वैदिक एज के टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स लिखे गए, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स लिखे गए। वैदिक स्क्रिप्चर्स का कंपाइलेशन हुआ, यानी कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे अपने स्टूडेंट्स को ओरली चीजें बताते थे और वो टाइम अगेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होती गई। लेटर ऑन जो है इस पर उनको जो है रिटन फॉर्म में रखा गया। तो जो वेद का जो कंपाइलेशन किया गया था, इन वेद में सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद। ये ऋग्वेद अराउंड 1500 बीसी के अराउंड जो है लिखा गया था और इसका टाइम पीरियड जो है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के अराउंड तक है। और इस टाइम पीरियड को जो है अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। जो हम फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे वो अर्ली वैदिक पीरियड है। नाउ लेटर पार्ट में क्योंकि ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट वेद है जो कि लिखा गया था, ये ऋग्वेद प्रोमिनेंटली इसमें 1028 हाइम्स हैं, मंत्र हैं 1028 हाइम्स, और ये 10 इसमें जो है 10 मंडल है, यानी कि 10 पार्ट में ये डिवाइडेड है। और ये बुक जो है, ये ऋग्वेद जो है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल उस टाइम पीरियड की जो सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, जो लोग रहते थे, सोशल सेटअप क्या था, कौन कौन से जोग्राफिकल फीचर्स थे, या अगर रिवर की पूजा की जा रही, नदियों की पूजा की जा रही है, नदियों पे कुछ प्राइमरी फोकस रखा गया, तो कौन कौन से रिवर्स उस टाइम पीरियड पे जोग्राफिकल रीजन में फ्लो करती थी, वो सारी ही इंफॉर्मेशन इस ऋग्वेद में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। तो वंस वी स्टडी अबाउट ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम पीरियड के यानी कि इस 1500 बीसी के अराउंड के टाइम पीरियड के सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। तो इस टाइम पीरियड को इनिशियली जो है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया एंड लेटर 3 और इंपॉर्टेंट वेद जो है कंपाइल किए गए इस ऋग्वेद के बाद, जिनको साम वेद बोलते हैं। ये वेद जो है म्यूजिक से एसोसिएटेड है। साम वेद
पूजा याचना से, यानी कि यज्ञ से रिलेटेड हुए यजुर्वेद, और बाद में देखेंगे कि हम सोसाइटी में थोड़ी रिजिडिटी आ जाती है, लोग जादू टोने में विश्वास करने लग जाते हैं, तो नेक्स्ट जो वेद लिखा गया वो था अथर्ववेद, राइट। तो ये अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर ऋग्वेद बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का दे देता है, एंड सब्सिक्वेंटली लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ये तीनों ही वेद लिखे गए जो कि हमें लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, राइट। अब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड और लेटर वैदिक टाइम पीरियड में टाइम स्पैन यू आर सीइंग कि यहाँ पे 1500 बीसी से शुरू हो रहा है और ये टाइम पीरियड अराउंड 1000 बीसी से लेके अप टिल 600 बीसी तक एक्सटेंड कर रहा है। यानी कि इन 900 सालों में, अराउंड 900 ईयर्स में सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चेंजेस इन द सेंस जो रिलीजियस बिलीफ होगा, जिस भी गॉड या जिस भी भगवान में विश्वास होगा, पहले लोग नेचर वर्शिप, प्रकृति की पूजा करते थे, अलग अलग भगवान थे। फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से हम देखेंगे ग्रेजुअली इन चैप्टर्स में कैसे पूजा याचना में चेंज हो रहा है। जो बिलीफ था ईश्वर में या भगवान में, वो भगवान कैसे बदलते जा रहे हैं, अलग अलग देवता आते जा रहे हैं। पहले इंद्र भगवान की पूजा, फिर लेटर हम देखेंगे कि कैसे ईश्वर बदल रहे हैं। विमेन का जो स्टेटस था, औरतों का जो स्टेटस था सोसाइटी में, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में बहुत ही इंप्रूव, बहुत ही बेटर सोसाइटी था, इक्वलेंट टू मेन थे। ऑल्दो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, फिर भी विमेन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन हम देखेंगे कि विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम कैसे विमेन का जो सोसाइटी में एक जो स्टेटस है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। तो ये चैप्टर जो है वैदिक एज है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में हम अभी प्राइमरली सिर्फ जो है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे, राइट। पहले हम सिर्फ अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे देखेंगे और फिर देखेंगे लेटर वैदिक टाइम पीरियड में कि कैसे ज्योग्राफिकल चेंज होता है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन होता है। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे रिवर रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम, इन्हीं रिवर्स के विसिनिटी के अराउंड पे ये ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स रह रहे थे। यानी कि इनकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो अभी हम फर्दर और इन डिटेल देखेंगे कि मॉडर्न डे ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब, सर्टन फ्रिंजेस ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के लोग रह रहे थे। यानी कि जो गैंगेटिक रीजन आज का मॉडर्न डे जो प्रोमिनेंटली, अगर मैं यूपी बिहार की बात करूं, जो गैंगेटिक प्लेन का रीजन है, वहां पे अभी इस ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के लोग नहीं आए हैं। तो ये ऋग्वेद का जो डेवलपमेंट जो भी हुई थी, ये बुक की जो कंपाइलेशन हुई थी, उनकी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन प्राइमरली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के विसिनिटी पे ही सिचुएटेड है। फिर देखेंगे हम कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे जब इन वेदों का कंपाइलेशन किया गया था, कैसे ये जो सोसाइटी ग्रुप ऑफ द पीपुल है वो ग्रेजुअली मूव करके मेन जो है गैंगेटिक प्लेन के अराउंड जो है आते हैं। तो इसी प्रेमाइस पे हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब बिगिन करते हैं इस चैप्टर को। हमने डिस्कशन किया आर्यंस का कि आर्यन जो है इंडिया में आए, उनका इन्वेजन या 15 हमने एक थ्योरी हरप्पन सिविलाइजेशन में देखी थी कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ, जिसके बिहाफ पे जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का डिबिकली डिमाइस हुआ। ये थ्योरी को रेफ्यूट कर दिया गया। लेकिन ये जो थ्योरी है कि आर्यंस जो है इंडिया में आए अराउंड 1500 बीसी के अराउंड, राइट। लेकिन अब ये आर्यंस आए कहाँ से? एक ये हमारे माइंड में डाउट होता है कि अगर आर्यंस जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इंडियन लैंडमास के नेटिव नहीं थे, तो आर्यंस आखिर आए कहाँ से, और ये आर्यन टर्म सिग्निफाई क्या करता है? तो इनिशियली आर्यन टर्म्स को जो है ऐसा सिग्निफाई किया गया कि जो भी डिस्टिंक्ट या सुपीरियर रेस है, जो भी डिस्टिंक्ट या सुपीरियर रेस है, उनको आर्यंस बोला जाता था। ये ऑलरेडी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि टर्म आर्यन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें उस टाइम पे सुपीरियर रेस इसको बोला गया था कि जो भी सुपीरियर रेस है उनको हम जो है आर्यंस बोलते हैं। लेकिन अब टिल नाउ जो है मॉडर्न स्टडीज जो अभी रिसेंट में स्टडीज हुई हैं, उनका ये मानना है कि जो भी इंडिविजुअल जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते थे, राइट, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते थे, उनको जो है प्रोमिनेंटली आर्यंस बोलते हैं, राइट। तो आर्यंस जो है इंडिया के नेटिव नहीं थे। ये इन पैचेस एपिसोडिक इवेंट में धीरे धीरे करके जो है इंडियन लैंडमास में आते हैं। यानी कि ऑल टुगेदर इनका एक साथ अराइवल नहीं हुआ था, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे ये जो आर्यंस हैं वो इंडिया में आए।
और इनका कुछ प्रोमिनेंट फीचर ये भी था कि जैसे हमने पास्ट चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी, यानी कि घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, उस सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रोमिनेंटली कहीं भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि हॉर्स का यूज किया जा रहा है या हॉर्स कहीं पे पाया गया है। सिर्फ एक जगह सुरकोतादा में हॉर्स के फॉसिल मिले, लेकिन ओवरऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी। यानी कि अब तक जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रोमिनेंटली घोड़ों के, हॉर्स के कहीं भी एविडेंसेस नहीं मिले, नहीं हॉर्स की कहीं सेंट्रिसिटी है। लेकिन जब हम वैदिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और प्रोमिनेंटली जब आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि आर्यंस ने जो है हॉर्स का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया है। They have started domesticating horses, और इन horses से जो है chariots, रथ, आप कोई भी आजकल टीवी सीरियल देखेंगे तो उन घोड़ों से रथों को चलाया जाता था, चैरियट्स को चलाया जाता था। तो ये आर्यंस जो है इन हॉर्स का डोमेस्टिकेशन कर देते हैं और इन हॉर्सेस से जो है चैरियट्स को ड्राइव करते हैं। तो ये एक थ्योरी ये एस्टैब्लिश करती है कि शायद आर्यंस कहीं बाहर से आए थे और अपने साथ हॉर्सेस को भी लेके आए थे, जिनको इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डोमेस्टिकेट किया गया, और ये आर्यंस जो है प्राइमरली इन हॉर्स का डोमेस्टिकेशन करते थे। तो ये एक थ्योरी जो है एस्टैब्लिश करती है कि आर्यन शायद बाहर से आए थे। दूसरा, जो आर्यन जब इंडिया में आए तो यहाँ के जो इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स उस टाइम पर रह रहे थे उनको दास या दास्यूज बोलते हैं, राइट। इनको जो है दास या दास्यूज बोलते हैं। जो नेटिव इनहैबिटेंट्स आर्यंस के आने से पहले थे उनको दास या दास्यूज बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन में ऐसा फैक्चुअल इनपुट आपसे पूछा जा सकता है, हु आर दास या दास्यूज, या किन टर्म्स को दास या दास्यूज कौन थे, इन टर्मिनोलॉजी से आप क्या समझते हो। तो प्रीलिम्स में जनरली दे कैन आस्क। अब ये जो आर्यंस इंडिया में आए, इंडिया में धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं, तो इनका कन्फ्लिक्ट इन नेटिव इनहैबिटेंट्स हो रहा है, राइट। इन नेटिव इनहैबिटेंट्स आर्यन और दास्यूज के बीच में हम देखेंगे कि बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में इस ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि परुशनी रिवर जो है, जो आज की मॉडर्न डे रावी रिवर है, उसके बैंक पे एक बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था बिटवीन आर्यंस एंड दिस दास्यूज या दास। तो उस युद्ध का जो है, उस बैटल का डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब ये जो आर्यंस हैं सब्सिक्वेंटली थ्रू एपिसोडिक इवेंट जो है इंडिया में अराइव कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं उसकी अलग अलग थ्योरी प्रोपाउंड की गई है। इन आर्यंस की आखिर ये आर्यंस आए कहाँ से, आए भी तो अपने साथ हॉर्सेस का डोमेस्टिकेशन कर रहे, एक ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो इनकी अलग अलग थ्योरीज प्रोपाउंड की गई इन आर्यंस के अराइवल के लिए, जिसमें अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरी प्रोपाउंड की है। जैसे बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उन्होंने ये प्रोपाउंड किया कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। जो आर्यंस का अराइवल हुआ है वो आर्कटिक रीजन के नेटिव्स थे और वहां से आए हैं। एसी दास ने एक प्रोपाउंड किया था कि इंडस सप्त सिंधु रीजन के ही एरिया के विसिनिटी से ही आर्यंस का अराइवल हुआ, यानी कि नियर बाई एरिया से ही इनका अराइवल हुआ। जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो अब तक सबसे एविडेंसेस के बिहाफ पे एक्सेप्टेड थ्योरी है आर्यंस के अराइवल के लिए, वो ये बोलती है कि आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। जो आज का मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया है वहां से आए थे, और इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है मैक्स मिलर ने। तो एज एन एग्जामिनेशन इनपुट अगर आपसे पूछा जाए कि किस हिस्टोरियन ने ये प्रोपाउंड किया है कि आर्यंस का अराइवल जो है सेंट्रल एशिया से हुआ है, तो द करेक्ट आंसर इज मैक्स मुलर। ये अब तक की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है कि आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। कुछ और हिस्टोरियन जैसे दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि आर्यंस का अराइवल तिब्बत से हुआ है, एंड सब्सिक्वेंटली रोड का कहना है बैक्ट्रिया से। और अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरीज दी, जैसे कुछ ने ब्लैक सी के अराउंड से बोला है, कुछ यूरोप में जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी या बोहेमिया से बोला है, कुछ ने जर्मनी से, रशिया से। ऐसे अलग अलग थ्योरीज जो अलग अलग हिस्टोरियंस ने दी है कि आर्यंस इन रीजन से आए थे। लेकिन अब तक जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, जो कि मैक्स मुलर ने प्रोपाउंड किया। और उसके पीछे अभी हम रीजंस भी देखेंगे कि जो एविडेंसेस मिले हैं वो कैसे इस थ्योरी को सब्सटेंशिएट करते हैं कि सेंट्रल एशिया से ही जो है आर्यंस प्राइमरली जो है इंडिया में आए थे। नाउ अब क्योंकि वैदिक एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वैदिक एज में जो हम वेद है, जो अभी हमने डिस्कशन किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उसमें सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है।
राइट। अभी हमने देखा कि सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है ऋग्वेद है। तो आखिर वेद टर्म से हम क्या समझते हैं? चार तो हमने वैदिक लिटरेचर देख ली कि इन चार वेदों का कंपाइलेशन हुआ था। सबसे पहले ऋग्वेद बना था और ऋग्वेद जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखेंगे सब्सिक्वेंटली कैसे उस टाइम की सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में राइट फ्रॉम 1500 BC अप टिल 1000 BC के अराउंड तक हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वेद टर्म जो वैदिक टर्म जो है वेद से डिराइव हुआ है, राइट। वैदिक टर्म जो है वेद से डिराइव हुआ है और वेद का मतलब होता है नॉलेज पार एक्सीलेंस, राइट। नॉलेज पार एक्सीलेंस यानी कि वेद टर्म जो है ज्ञान से एसोसिएटेड है, नॉलेज से एसोसिएटेड है, जो कि एक्सीलेंस के लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे हो। तो एग्जाम में ये भी स्टेट पीसेस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि द टर्म वेद इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस दिए हुए थे, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वेद टर्म जो है वेदा टर्म जो है वेद से बना हुआ है और उसका मतलब जो होता है नॉलेज पार एक्सीलेंस। नाउ ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड कि वैदिक लिटरेचर प्राइमरली चार वैदिक लिटरेचर हैं, जिसमें ऋग्वेद प्राइमरली ओल्डेस्ट वेद है, जिसमें 1028 हाइम्स हैं जो कि पूजा याचना से रिलेटेड है। सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जो है सामवेद है, इसमें म्यूजिक के बारे में डील किया गया है, म्यूजिक से एसोसिएटेड है। यजुर्वेद जो है यज्ञ से रिलेटेड है और बाद में लोग जो है मिस्टिसिज्म, जादू टोन में विश्वास रखने लग जाते हैं। तो अथर्ववेद जो है मिस्टिसिज्म, मैजिक से रिलेटेड ये सब्सिक्वेंट वेद जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, इन्हीं वेद, ये जो वेद लिखे गए प्रोमिनेंटली, हमने अपनी फर्स्ट चैप्टर की जो क्लास डील की थी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी प्रोमिनेंटली उस टाइम पे पहले लेक्चर पे हमने डील किया था कि जो वेद लिखे गए थे, यानी कि प्रोमिनेंटली जो एल्डेस्ट वेद और ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है, देन कम्स द सामवेद, यजुर्वेद एंड सब्सिक्वेंटली अथर्ववेद। अब ये जो वेद लिखे गए हैं ये इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स लिखे गए हैं, राइट। ये हाइम्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, मंत्र के फॉर्म में लिखे गए हैं, राइट। हाइम्स के फॉर्म में लिखे गए हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे कोई भी रिचुअल्स में बैठते हो, मैरिज सेरेमनी में बैठते हो, तो जो ब्राह्मण है, जो पंडित जी हैं, वो यूजुअली संस्कृत में श्लोक्स पहनते हैं, या कोई पूजा याचना हो रही तो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, राइट। वो हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है उनको समझना कि आखिर संस्कृत में मंत्र बोले लेकिन मंत्र का मतलब क्या है। वैसे ही जो वेद लिखे गए थे, ये जो वेद लिखे गए थे इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स लिखे गए थे, राइट, जो कि आम आदमी को, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को समझने में दिक्कत होती है। तो इन्हीं को ईजियर लैंग्वेज में समझाने के लिए जो स्क्रिप्चर्स बने इन वेद्स को, उनको जो है ब्राह्मण बोलते हैं, राइट। उन्हीं को जो है हम ब्राह्मण बोलते हैं। जो नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर, वेद को जो है समझाने के लिए, उनको ईजियर फॉर्म में समझाने के लिए जो लिटरेचर बने उनको वेद बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। और हर एक वेद का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का अलग अलग ब्राह्मण है। जैसे ऋग्वेद का हम अभी देखेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, राइट, ऐत्रेय ब्राह्मण अलॉन्ग विद कौशिकी है। और सब्सिक्वेंटली और जब एंड ऑफ द चैप्टर में हम देखेंगे तो सबके ब्राह्मण के बारे में देखेंगे। और इन्हीं ब्राह्मण से लेटर एसोसिएटेड जो है और वैदिक लिटरेचर जो आते हैं उनको नेक्स्ट में जो अरण्यक्यास बोलते हैं। ये अरण्यक्यास जो है ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, हर्मिट्स, तपस्वी जो जंगलों में रहते थे, उनको, उन्होंने जो कंपाइलेशन किया उनको प्रोमिनेंटली जो अरण्यक्यास बोलते हैं। और ये इसी ब्राह्मण का कंक्लूडिंग पार्ट है, राइट। तो हर एक वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण और अरण्यक्यास है जो ईजियर लैंग्वेज में जो भी रिचुअल्स या ये हाइम्स लिखे गए हैं उनको जो है इंडिविजुअल्स को समझाते हैं। तो ये वेद जो है प्रोमिनेंटली, जो चारों वेद हैं प्रोमिनेंटली रिचुअलिज्म से डील कर रहे हैं, जो भी मंत्र या जो भी उस टाइम की चीजें हैं उनके बारे में प्रोमिनेंटली डील कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम देखेंगे टाइम में इवोल्यूशन हो रहा है, लोग धर्म के साथ साथ उनके अंदर में फिलोसफिकल थॉट्स का भी डेवलपमेंट होगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर से हमारा क्या रिलेशन है, हमारी लाइफ में क्यों एग्जिस्टेंस आज के टाइम पे भी हम फेस करते हैं, ये आखिर है क्या, ये सारे फिलोसफिकल थॉट्स हैं, राइट। तो हम देखेंगे इन अरण्यक्यास के बाद उपनिषद का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ये वैदिक लिटरेचर भी प्रोमिनेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के बारे में इन उपनिषद से मिलती है। तो ये उपनिषद बेसिकली है क्या, ये फिलोसफिकल थॉट्स हैं, राइट। जो भी फिलोसफिकल थॉट्स या डाउट्स हैं उनका कंपाइलेशन इन उपनिषद में किया गया। और ये ऐसे 108 उपनिषद
अब तक जो है कंपाइल किए जा चुके हैं। 108 उपनिषद हैं, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारी फिलॉसफी जो आज के टाइम पे भी हम सत्यमेव जयते लिखते हैं, हमारे गवर्नमेंट का मोटो है ट्रूथ ऑलवेज टाइम्स, वो भी उपनिषद से बारो किया गया है। G20 की समिट हुई, राइट, G20 की समिट हुई जिसमें वसुधैव कुटुंबकम टर्म यूज किया गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो लास्ट ईयर 2023 में इंडिया में कंक्लूड हुई थी। वो जो मोटो है वो भी उपनिषद से ही बारो किया गया है। तो ये जो लिटरेचर्स हैं, वेद along with the ब्राह्मण, along with the अरण्यकास एंड उपनिषद, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड इन सारे रिचुअलिज्म के बियॉन्ड जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देती हैं कि उस कंटेम्पररी टाइम पीरियड पे सोसाइटी कैसे थी, समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, किस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते थे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, सोसाइटी का सेटअप कैसा था, कि आज की तरह ही गवर्नमेंट वेल स्टैब्लिश गवर्नमेंट थी या लोग जो है ट्राइबल फॉर्म में रहते थे, वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में क्या था। ये सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे ये सारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वेद ब्राह्मण अरण्यकास, ये हमें विद टाइम जो है प्रोवाइड करते जाएंगे, जिसमें हमें इस वैदिक टाइम पीरियड पे जो इंफॉर्मेशन है प्राइमरली वो मिलती जाएगी, राइट। तो along with वेदास we saw कि ये ब्राह्मण, अरण्यकास, उपनिषद along with वेदांस, शूद्र एंड उपवेदास, ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री या फिर इस वैदिक टाइम पीरियड या प्रोमिनेंटली अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में देते हैं, जिसमें अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऋग्वेद जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, वैदिक लिटरेचर में सबसे पुराना है, जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये सारी डिटेलिंग जो हमने बताया कि उस टाइम पीरियड की जो वैदिक सोसाइटी थी, जो कंटेम्परेरी सोसाइटी, उसकी पॉलिटी, उसकी सोसाइटी, उसके रिलीजन, अलॉन्ग विद जो फिलॉसफीज जो उस टाइम पे प्रैक्टिस की जा रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन इन बुक्स, इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मेंशन किए हुए, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नाउ हमने इतना डिस्कशन तो कर लिया कि आखिर ये स्क्रिप्चर्स जो हमें आइडिया देते हैं। बियॉन्ड आर्यंस के बारे में हमने देखा कि सेंट्रल एशिया वाली जो थ्योरी जिसको मैक्स मिलर ने प्रोपाउंड किया था कि आर्यंस जो इंडिया में आए वो मध्य एशिया से भारत में आए, यानी कि सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए। तो क्या क्या एविडेंसेस जो है वो हमें इस बात को सब्सटैंशिएट करते हैं, उसको हमें देखने की ज़रूरत है, राइट। जैसे हमने डिस्कशन किया कि ये जो आपके आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से आए, तो उसमें कुछ जो एसोसिएटेड सोर्सेज हैं जो इस बात को वैलिडेट करते हैं, वो देखते हैं कि क्या है। जैसे हमने देखा कि ऋग्वेदिक लिटरेचर जो है ओल्डेस्ट लिटरेचर है, अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था, और इससे एसोसिएटेड जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। और आर्यंस कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? आर्यंस भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सब्सटैंशिएट कर रही है। बियॉन्ड जो मॉडर्न डे ईरान है, जो मॉडर्न डे आज का ईरान है, वो उस टाइम पीरियड पे वहां पे जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट पाया गया है वो है ज़ेंड अवेस्टा। जैसे हमारे पास ऋग्वेद है हमारा सबसे एंशिएंट टेक्स्ट, वैसे ही ईरान में ज़ेंड अवेस्टा जो है उनका सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। इन दोनों ही ऋग्वेद और ज़ेंड अवेस्टा में कुछ सिमिलैरिटीज पाई गई हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? जैसे जो नेम्स मेंशन किए गए हैं गॉड्स के बारे में, जो भगवान की मेंशनिंग ऋग्वेद और ज़ेंड अवेस्टा में की गई है वो बहुत ही सिमिलर है, राइट। जो सोशल क्लासेस का मेंशनिंग किया गया है दोनों में ही बहुत ही सिमिलैरिटी है। तो ये थ्योरी या ये हमारा कंसेप्ट लिंकअप होता है कि शायद ये इंडिविजुअल्स उस टाइम पीरियड पे ईरान में रहते होंगे तभी इंडिया में आए होंगे, इसीलिए ऐसी कुछ सिमिलरिटी रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीव, क्योंकि ईश्वर में भी विश्वास है, सेम ईश्वर के बारे में, सेम गॉड्स के बारे में मेंशनिंग दोनों ही बुक में की गई है। तो ये जो है थ्योरी कहीं ना कहीं ये सब्सटैंशिएट करती है। और ये जो मैंने अभी बोला कि आर्यन जो इंडिया में आए थे, एपिसोड में आए थे, धीरे धीरे करके आए थे, इकट्ठे नहीं आए थे, सेवरल वेव्स में इंडिया में आए थे। तो हो सकता है कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके पहले इराक या ईरान में रह रहे हो एंड देन सब्सिक्वेंटली उधर से माइग्रेट करके धीरे धीरे जो है ये इंडिया में आए थे। तो ये कुछ वैदिक टेक्स्ट की सिमिलैरिटी जो ज़ेंड अवेस्टा है इसके साथ सिमिलैरिटीज को ये कहीं ना कहीं सब्सटैंशिएट करती है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ज़ेंड अवेस्टा टर्म कि रिलीजियस स्क्रिप्चर किससे एसोसिएटेड है, किसका एंशिएंट टेक्स्ट है। तो ये यू कैन सी कि ईरान में जो है उस टाइम पे हो सकता है कि जो भी ये सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ये वहाँ का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है जो इस थ्योरी को सब्सटैंशिएट करता है। फर्दर कुछ और इंस्क्रिप्शंस हैं जो इस बात को सब्सटैंशिएट करेंगे, उनको हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ
अब हम पास में अगर हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में ये देखा था कि जब भी सोर्सेज हम देखेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या ब्रॉडली किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को, तो जो एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं उन्हीं की साइंटिफिक स्टडी करके हमें ये एनालिसिस लगता है कि आखिर पास्ट में क्या इवेंट्स हुए। तो जो सोर्सेज होंगे या तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से आए होंगे या फिर रिटन टेक्स्ट अवेलेबल होंगे, तो उनसे जो है हिस्ट्री को कंस्ट्रू करते हैं। जैसे अभी हमने देख लिया कि ये वेद जो है चारों वेद लिखे गए, ये कैसे पास में हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सब्सिक्वेंटली कुछ इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं जो इस थ्योरी को एस्टैब्लिश करते हैं कि आर्यंस का अराइवल फ्रॉम सेंट्रल एशिया से हुआ था। जैसे सबसे अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन अराउंड द टाइम पीरियड 2200 BC का, जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया है, वो इराक में पाया गया है। राइट, ये आर्यंस इस लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं और उसका सबसे अर्लीस्ट स्पेसिमेन जो मिला है वो 2200 BC तक मिला है, 2200 BC के अराउंड जो है इराक में मिला है। तो कहीं ना कहीं इस बात को सब्सटेंशिएट करता है। फर्दर जो टर्म आर्यन है, जो आज के टाइम पे हम टर्म ये आर्यन यूज कर रहे हैं कि आर्यंस का इन्वेजन या आर्यंस का अराइवल इंडिया में हुआ, ये अराउंड 1600 BC के अराउंड जो इराक में एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जिसको कैसाइट इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में पहली बार जो है टर्म आर्यन का यूज किया गया है। तो ये थ्योरी भी स्टैब्लिश करता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से या इराक या ईरान के रीजन से ही ये आर्यंस जो है इंडिया में आए थे। राइट, 1500 BC के अराउंड हम देखते हैं कि आर्यंस का अराइवल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो जाता है, लेकिन ये 1600 BC के अराउंड जो है जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है वो पहली बार आर्यंस के बारे में ये मेंशन करता है। कुछ और इंस्क्रिप्शन है जैसे कि मितानी इंस्क्रिप्शन, जो कि 1400 BC में ये इंस्क्रिप्शन जो है ऐसा माना जाता है कि लिखा इंस्क्राइब किया गया है। ये भी इन आर्यंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये इंस्क्रिप्शन अलोंग विद दिस वैदिक टेक्स्ट जो कि ज़ेंद अवेस्ता से इनकी सिमिलरिटी है, ये इस थ्योरी को शायद कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करती हैं कि आर्यंस का अराइवल जो है सेंट्रल एशिया से इंडिया में हुआ था। एंड जो अदर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से जो एविडेंसेस मिले हैं, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में पहले आर्यंस के अराइवल से पहले हॉर्स का कहीं भी एविडेंस नहीं अवेलेबल था, हॉर्स का प्राइमरली यूज नहीं होता था। लेकिन जब हॉर्स आर्यंस इंडिया में आते हैं तो घोड़ों का डोमेस्टिकेशन शुरू कर देते, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग हॉर्सेस, चैरियट्स का यूज करने लग जाते हैं। और इसके एविडेंसेस जो मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, वो मिला है तजाकिस्तान जो है, सदर्न तजाकिस्तान अलोंग विद स्वात वैली ऑफ पाकिस्तान में जो है हॉर्सेस और हॉर्सेस से रिलेटेड जो सैक्रिफाइसेस होते थे, घोड़ों की बलि देना, इनके जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं ये स्टैब्लिश करता है कि शायद सेंट्रल एशिया से ही हॉर्सेस को लेके आर्यंस इंडिया में आए होंगे। और प्राइमरली इंडिया में आने के बाद ये इनको जो है अब डोमेस्टिकेट करना शुरू किया होगा और चैरियट जो रथ का यूज करते थे आर्यंस, वो प्राइमरली हॉर्स के यूज के थ्रू ही करते थे। तो ये सारे जो एविडेंसेस मिले हैं वो कहीं ना कहीं ये स्टैब्लिश करते हैं कि आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से जो है इंडिया में आए थे। नाउ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ एक इंपॉर्टेंट बॉक्स देख लेते हैं और इस बॉक्स से भी कुछ हम अपना थ्योरी डेवलप करेंगे। राइट, हमारी अपनी एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, क्योंकि हम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं और अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि जो टाइमलाइन है वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक। और ये टाइमलाइन अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे जो वेद लिखा गया था, मैंने डिस्कस किया कि वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। राइट, ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और ये वेद लिखा गया था। और इस ऋग्वेद में ये सारे जो टर्म्स हैं वो यू कैन सी इतने नंबर ऑफ टाइम्स इनकी नंबरिंग दी गई, कैसे ये टर्म्स बार बार इन वेद में जो है बार बार जो है अपीयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट होंगे। राइट, सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट होंगे जो उस टाइम के लोगों के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम सोशल सेटअप की बात करें तो विल सी कि यहाँ पे कुलब टर्म जो है, कुल टर्म जो है एक बार मेंशन किया गया है। सब्सिक्वेंटली कुल टर्म जो है फैमिलीज जो कुल होती है ना, फैमिली को जो है कुल को इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं, तो ये फैमिली का मेंशनिंग जो यहाँ पे किया गया है। तो हो सकता है कि फैमिली एक इंटीग्रल पार्ट हो सोसाइटी के। परिवार हमेशा से तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन था, आज भी फैमिली एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारी फैमिली ही काम आती है। तो कुलब टर्म यहाँ पे दिया गया है। ग्राम टर्म का यहाँ यूज किया गया है।
कई सारी फैमिलीज मिलके जो है यहाँ पे विस बनाती थी, ट्राइबल क्लैंस था जिनको 170 बार ये विस टर्म मेंशन किया गया है। तो कई सारी फैमिलीज कलेक्टिवली मिलके जो है विस बनाते थे, उनको जो है विस बोलते थे। और ये बहुत सारे विस मिलके कलेक्टिवली एक गांव बनाते थे, ग्राम, जिनको ग्राम बोलते थे, एक रूरल सेटअप होगा, उनकी भी मेंशनिंग यहाँ पे की गई है। और बहुत सारे गांव ग्राम मिलके जो है जन जो है राइट एक लार्जर सेटअप बनाते थे, जो कि 275 टाइम्स जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। तो सोशल सेटअप पे जब हम देखेंगे अभी ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में, तो ये टर्म्स की अपीयरेंस ऋग्वेद में इतने नंबर ऑफ टाइम्स की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल सेटअप के बारे में दिखाते हैं कि फैमिली प्राइमेसी थी, फैमिली मिलके विस बनाते थे, विस जो है प्राइमरली एक गांव बनाते थे और गांव टोटली कलेक्ट होके जन बनाते थे। एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे देखने की जरूरत है जो फर्दर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगी, कहीं पे भी ऋग्वेद में जनपद टर्म का यूज नहीं किया गया है, यानी कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे कहीं भी जनपद टर्म का अभी यूज नहीं किया गया है। हम जब लेटर देखेंगे कैसे यही जन जो है जब और बड़े लेवल पर डेवलप होता है तो जनपद बड़े लेवल पे जो है एरियाज का डेवलपमेंट होता है, राइट। तो ये सोशल सेटअप के बारे में देता है। पेरेंट्स के बारे में, माता पिता के टर्म यहाँ पे देखो 235 टाइम्स है पिता का यूज किया गया, इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली माता टर्म जो है 234 टाइम्स का यूज किया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। यानी कि हो सकता है पेरेंट्स में फादर और मदर को इक्वलेंट रेस्पेक्ट दी जाती हो, ये टर्म का यूज ऋग्वेद में बार बार अपीयर हुआ है। सब्सिक्वेंटली वर्ण टर्म का भी यूज 23 टाइम्स जो है यहाँ पे ऋग्वेद में मेंशन्ड है। तो वर्ण हम देखेंगे कि वर्ण जो है एंशिएंट टाइम पे सोसाइटी का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया, जिसमें प्रोमिनेंटली पहले जो थे ब्राह्मण थे, राइट, सेकंड जो थे क्षत्रिय थे, तीसरे वैश्य और फोर्थ जो थे शूद्र थे। तो सोसाइटी का ऐसे वर्ण में जो है प्रोफेशन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया गया। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे या अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे ही वर्ण सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका होगा, तभी ये वर्ण टर्म जो है 23 टाइम्स जो है यहाँ अपीयर हो रहा है। अब ये जो फैक्ट दे रहा हूं इसी पे मेंस में जो है क्वेश्चन आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक 1 बाय 1 जो है इनको देखने की जरूरत है। अब वर्ण हमने देखा कि यहाँ 23 टाइम्स है, ब्राह्मण टर्म जो है 15 टाइम्स, क्षत्रिय जो थे वो 9 टाइम्स, ये वैश्य जो है एक बार, शूद्र जो है एक बार। ऐसे टर्म्स का यूज जो है इस ऋग्वेद में देखा गया है कि कितने बार ये शब्द जो है टाइम एंड अगेन अपीयर हुए हैं। यहाँ पे टर्म जैसे राजन्य है, किंग के बारे में हो सकता है मेंशन किया हो, तो राजन्य टर्म जो है एक बार अपीयर होता है। राष्ट्र टर्म यहाँ 10 बार यूज किया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे सभा है, सभा जो है इंपॉर्टेंट असेंबलीज होती थी जहां पे हम देखेंगे कि जो एल्डर्स होते थे, जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, वो इस सभा का पार्ट होते थे। जैसे आज के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राइट, कैबिनेट जो होते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर्स होते हैं। उसी तरह कहीं ना कहीं अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे जो कुछ इंपॉर्टेंट एल्डर्स होते थे वो सभा, उनको कलेक्टिवली सभा बोला जाता है। जो एक जानवर का नाम मेंशन किया गया है वो है गौ, काऊ की मेंशनिंग यहाँ पे 176 टाइम्स जो है इस ऋग्वेद में की गई है। यानी कि काऊ जो है एक पायस एनिमल, हम देखेंगे कि बहुत रिवर्ड रिस्पेक्टेड एनिमल्स इस वैदिक सोसाइटी में माना जाता था। काऊ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था और इसको अघन्य बोलते हैं। एग्जामिनेशन में ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अघन्य किस एनिमल को बोलते हैं। इसकी सैक्रिफाइस या गाय की बलि देना तब वैदिक सोसाइटी में भी पाप माना जाता था, अर्ली वैदिक सोसाइटी में। तो ये गौ टर्म जो है 176 टाइम्स मेंशन किया गया है। बियॉन्ड, आज के टाइम पे जो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट या रेवर्ड या रिस्पेक्टेड रिवर कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गंगा रिवर। गंगा हमारी नेशनल रिवर है, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो हम जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में देखेंगे कि ये जो गंगा रिवर है इस ऋग्वेद में सिर्फ एक बार ही इसकी मेंशनिंग की गई है, और यमुना नदी जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट नदी है वो 2 बार की गई है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम अभी जोग्राफिकल एक्सटेंट इस अर्ली वैदिक सोसाइटी, ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो देखेंगे कि अभी गैंगेटिक प्लेन में ये सिविल सोसाइटी अभी नहीं आई है, राइट। अर्ली वैदिक की जो सोसाइटी थी वो सप्त सिंधु रीजन यानी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के अराउंड थी। तो इस गंगा या यमुना रिवर से उनका इतना इंटरैक्शन नहीं था, शायद इसीलिए ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे गंगा और यमुना को सिर्फ 1 या 2 बार इन शब्दावली, इन वर्ड्स का यूज किया गया है।
कुछ जो गॉड्स हैं इंपॉर्टेंट, जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, राइट, इस ऋग्वेद में कितनी बार इन गॉड्स का अपीयरेंस हुआ, ये हमें ये बताते हैं कि आखिर उस टाइम पे कौन से प्राइमरी गॉड थे, किस ईश्वर या किस भगवान की पूजा प्राइमरीली ये लोग करते थे। जो भी ईश्वर इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसकी मेंशनिंग सबसे ज्यादा टाइम होगी, राइट। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक टाइम पे इंद्र भगवान की जो है अराउंड 250 टाइम्स जो है ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे जो इंद्र भगवान जो है इस ऋग्वेद में इनकी मेंशनिंग की गई है। यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में शायद इंद्र भगवान एक प्रोमिनेंट गॉड रहे होंगे, जो मेन गॉड रहे होंगे वो शायद इंद्र भगवान रहे होंगे, तभी शायद 250 टाइम्स इनका मेंशनिंग किया गया। अग्निदेव की पूजा, जो आज के टाइम पे अग्निदेव, हम फायर का यज्ञ में हवन करते हैं, राइट, यज्ञ करते हैं तो उसमें हवन होता है, तो अग्निदेव की जो पूजा करते हैं तो ऋग्वेद में जो है अराउंड 200 टाइम्स जो है ऐसे अग्निदेव की भगवान इंद्र के बाद जो सबसे ज्यादा मेंशनिंग किसी भगवान की गई है वो अग्निदेव की गई है। तो प्रोमिनेंटली ये जो ऋग्वेद में मेंशनिंग है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें बता रहे हैं कि सोसाइटी का सेटअप कैसा था, फैमिली इवॉल्व के बन रही है, फिर ग्राम बन रहा है, फिर जन बन रहा है, ऐसे करके इवोल्यूशन हो रहा है, सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन है। सब्सिक्वेंटली राजा है, वर्ण सिस्टम की मेंशनिंग की गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रोफेशन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी मेंशनिंग ऑलरेडी की गई है। तो सब ये थ्योरीज जो है ये एस्टैब्लिश करते हैं कि शायद ये सारे फीचर्स होंगे। रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे थे उस टाइम पीरियड पे, राइट, ये सारी डाटा हमें मिलते हैं। कौन से गॉड इंपॉर्टेंट थे ये हमें जो है इस बॉक्स से जो है डाटा हमें मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ अब हम बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक सोसाइटी, ऋग्वेद के बारे में, और अभी मैंने बोला कि गंगा और यमुना जो है प्राइमरीली 1 या 2 बार ही अपीयर हुई हैं, तो शायद इस सोसाइटी के लोग गंगा के आसपास न रहते हों, तभी उनको उतना पता नहीं होगा, इसीलिए 1 बार गंगा और 2 बार यमुना की मेंशनिंग की गई है। तो इस अर्ली वैदिक सोसाइटी का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, जो ज्योग्राफिकल एरिया था जहां पे ये सोसाइटी के लोग रहते थे, वो प्रोमिनेंटली आज का मॉडर्न डे जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है वहां, पाकिस्तान के रीजन में, पंजाब में, और सर्टेन रीजन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके सर्टेन फ्रिंजेस में इस अर्ली वैदिक सोसाइटी का हम 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी सिर्फ हम अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे ऋग्वेद से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी के इंडिविजुअल्स प्रोमिनेंटली इसी रीजन में रहते थे, यानी कि अभी वो गैंगेटिक रीजन में, गैंगेटिक वैली में उनका एडवांसमेंट नहीं हुआ है, राइट। अभी जो मॉडर्न डे यूपी बिहार वाला रीजन है जहां पे गंगा रिवर फ्लो करती है, वहां पे अभी जो है इन सोसाइटी के इंडिविजुअल्स का जो है एडवांसमेंट नहीं हुआ और वहां पे प्रोमिनेंटली नहीं रह रहे हैं, राइट। तो इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इसी रिवर के विसिनिटी पे है, इसीलिए इस अर्ली वैदिक सोसाइटी को सप्त सिंधु रीजन के विसिनिटी के अराउंड बोला जाता है, यानी कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के विसिनिटी पे इंडस प्रोमिनेंट रिवर है, राइट। इंडस प्रोमिनेंट रिवर, और इंडस के साथ साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है मॉडर्न डे, झेलम, चेनाब, रिवर रावी, सतलज और व्यास नदी, ये तो 2 प्रोमिनेंट रिवर हुई। बियॉन्ड दैट एक और नदी जो प्रोमिनेंटली यहाँ पे मेंशन की गई है वो है सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर को इस टाइम पीरियड पे नदी तरह बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, शायद बहुत ही रिवर्ड की जाती हो, बहुत ही रेस्पेक्ट की जाती हो सरस्वती रिवर की। आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट बोला जाता है, लेकिन जो आज के मॉडर्न डे हरियाणा और राजस्थान में घाघरा हाकर चैनल है, शायद इसी चैनल को जो है सरस्वती रिवर की तरह सरस्वती रिवर माना जाता था। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में सरस्वती रिवर वाज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड एंड इंपॉर्टेंट रिवर, एंड सब्सिक्वेंटली इंडस रिवर के विसिनिटी पे है, तो सिंधु नदी प्रोमिनेंट रिवर थी यहाँ पे, राइट। तो इंडस के साथ साथ इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं अलोंग विद सरस्वती रिवर, और एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान में बहती है, उसको जो है काबुल नदी बोलते हैं। तो काबुल रिवर वाज आल्सो इंपॉर्टेंट रिवर जिसके विसिनिटी पे ये अर्ली वैदिक सोसाइटी फ्लरिश कर रही थी। नाउ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखा, कौन से रिवर फ्लो कर रही है, किसके बैंक के अराउंड ये अर्ली वैदिक सोसाइटी फ्लरिश कर रही है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके जो प्रीवियस नेम थे जो इस ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं, अभी तो हम इनको झेलम, रावी, सतलज, ब्यास ऐसे जानते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद में जो जिन नाम से इन रिवर्स को जाना जाता था
ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे कि ऋग्वेद में वितात्सा के बारे में मेंशन किया गया है। वितात्सा टर्म जो है पहले जो है झेलम नदी, जो आज की मॉडर्न डे झेलम नदी है, उसी का जो प्रीवियस नेम था वो वितात्सा था। रवि नदी, जो रावी नदी है, उसका नेम परुष्णी था। सतलज का ओल्डेस्ट नेम जो है प्रीवियस नेम सुतुद्री था। घाघर, जो मैंने बोला कि हरियाणा और राजस्थान के विसिनिटी पे ये रिवर फ्लो करती है, वही सरस्वती उस टाइम पे माना गया है। अफगानिस्तान में कुबा और कुरुमु रिवर फ्लो करते थे, जो कि मॉडल डे काबुल नदी है। चेनाब जो है अश्किनी बोलते हैं। ब्यास नदी जो है उसको प्रीवियसली विपाशा रिवर बोलते हैं। एंड सिंधु एज द टर्म इंडस उसी से डिराइव किया गया, तो उसको प्रीवियसली जो है सिंधु रिवर बोलते हैं। साथ ही साथ गंडक रिवर को जो है सादी नारा बोलते हैं। तो ये बॉक्स जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, इन सारे ही एग्जामिनेशन में ये कन्वेंशनल नेम दिए जाते हैं। उससे मैच द फॉलोइंग या वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से प्रेजेंट डे रिवर्स से एसोसिएटेड ये रिवर्स है जिनका प्रीवियस में नेम रखा गया है, राइट। तो ये सारे रिवर्स की मेंशनिंग ऋग्वेद में देखी गई है, राइट। तो ये हमें आइडिया देते हैं कि इन रिवर के विसिनिटी पे इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स है, जो कि जिस टाइम पर ऋग्वेद लिखा गया था, प्राइमरली इन्हीं रिवर के विसिनिटी पर रहते होंगे, या इनकी जो भी रिस्पेक्ट होगी वो सारी बार बार मेंशन की गई है रिवर्स, तो शायद इन्हीं के विसिनिटी पे ये सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही होगी। तो ये सारे एविडेंसेस अर्ली वैदिक सोसाइटी के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट अब तक देख लिया कि आखिर अर्ली वैदिक सोसाइटी का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि लोग वहां रहे तो रहे, लेकिन उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी। बाहर से लोग आए और यहाँ पे जो इनहैबिटेंट कर रहे हैं, तो क्या कोई रूलिंग गवर्नमेंट थी यहाँ पे, क्या कोई गवर्न कर रहा था, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या कोई गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन थी, लोग कैसे रहते थे, उनका स्टेटस कैसा था। हमने अभी वर्ण सिस्टम के बारे में देखा कि 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, वो हमें नेक्स्ट अब 1 बाय 1 देखते हैं कि आखिर उस टाइम की पॉलिटी कैसी थी। यानी कि अगर कोई रूल कर रहा है, कोई रूलिंग अथॉरिटी है, तो उसका रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल्स ऑफ दैट सोसाइटी कैसा था। क्या आज की तरह जैसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चूज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे हैं और वो हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो है बनाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम था, या यूएसएम जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ प्रेसिडेंट चूज किए जा रहे हैं, या फिर किंग कोई था, जैसे सऊदी अरेबिया में कोई किंग रहता है, मोनार्की है वहाँ पे एस्टैब्लिश, कैसा था सेटअप उस टाइम पे ऋग्वेदिक सोसाइटी का, वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या कोई पॉलिटिकल क्लैशेस, एक दूसरे से डिफरेंसेस होते थे, लड़ाई झगड़ा उस टाइम पे सोसाइटी के लोग करते थे, और करते थे तो उन पॉलिटिकल क्लैशेस या उन क्लैशेस लड़ाई झगड़े का सोल्यूशन कौन करता था, कौन ये लड़ाइयां करता था, ये हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी, ये प्राइमरली एक ट्राइबल सेटअप में बनी थी, राइट। एक ट्राइबल सेटअप था, माइग्रेट करके आ रहे हैं, अभी स्टैब्लिश लाइफस्टाइल इनकी नहीं है, कहीं और से आ रहे हैं ये लोग। तो ये यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं इस अर्ली वैदिक सोसाइटी की, ये ट्राइबल सेटअप में रह रहे हैं, कबीलियों की तरह रह रहे हैं, पैचेस में, राइट। एक जगह कबीले रह रहे हैं, तो वो ट्राइबल सेटअप है। सब्सिक्वेंटली जब हम लेटर देखेंगे, लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे, अभी तो हम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में देख रहे हैं, तो ये ट्राइबल सेटअप में रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे यहाँ पे जो है टेरिटोरियल डेवलपमेंट होगा, राइट, ग्रेजुअली विथ पैसिविटी ऑफ अ टाइम। अभी तो हम 1500 BC से लेके 1500 सालों का डेवलपमेंट देख रहे हैं लेटर, लेकिन यही ट्राइबल सेटअप लेटर जो है टेरिटोरियल डेवलपमेंट का फॉर्म लेगा। तो अभी तो ये जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड है, ये प्राइमरली ट्राइबल सेटअप में है, और फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट है, यहाँ का परिवार पे ही बेस्ड है। तो जो कुल हैं, बहुत सारे कुल मिलके जो है वेस्ट बनाते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली ग्राम जो मैंने अभी मेंशन किया, और ये ग्राम मिलके जो है टोटली जन बनाते हैं। यहाँ कहीं जनपद टर्म का यूज नहीं किया गया। तो ऐसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इस अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे। कैसे स्पेसिफिक जो है क्लासिफिकेशन सोसाइटी को, अगर परिवार हैं, कई सारे इंडिविजुअल्स मिलके एक फैमिली में रह रहे हैं, और कई सारी फैमिलीज मिलके जो विज बना रही हैं। विज जो है विषयपति हेड कर रहे हैं, और उन विषयपति कलेक्टिवली मिलके ग्राम का वो एक गांव बना रहे हैं, जिनको ग्राम बोलते हैं। उन ग्राम को जो हेड करता है वो ग्रामीण होता है, उसको ग्रामीण बोलते हैं। और वही वैसे ही बहुत सारे ग्राम मिलके जो है जन बनाते हैं, एक लार्जर सेटअप बनाते हैं, राइट।
तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग ऐसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल सेटअप में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि राजन जो किंग है, यहाँ पे एक किंग है जो कि इंडिविजुअल्स द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि एलिमेंट ऑफ इलेक्शन भी अर्ली वैदिक सोसाइटी में है। यहाँ पे जो अथॉरिटी, रूलिंग अथॉरिटी है वो हेड ऑफ द ट्राइब, जो ये ट्राइब्स रह रहे, जो कबीले रह रहे, इनके हेड जो है किंग है। लेकिन उनमें उनको जो है कैसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? थ्रू एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। ऑल्दो ये किंग की पोस्ट हेरिडेटरी है, यानी कि जो राजा है उसी का बेटा सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट राजा बनेगा, लेकिन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ इलेक्शन, यानी कि जो सीनियर मेंबर्स ऑफ दिस ट्राइबल सोसाइटी के हैं वो किसी एक इंडिविजुअल का चुनाव कर रहे हैं कि ये सबसे कैपेबल इंडिविजुअल है जो कि इस ट्राइब को गवर्न कर सकता है, रूल कर सकता है, तो इसे राजा बनाया जाए, राइट। और एक ये भी देखा गया है कि ये जो किंग बनाया जा रहा है, राइट, ये जो राजा जो इंडिविजुअल बनाया जा रहा है ये ऑटोक्रेटिक ना हो, यानी कि इसके पास अनलिमिटेड पावर ना हो, उस पर भी ध्यान रखा गया है कि ऑटोक्रेसी ना डेवलप हो इस सोसाइटी में, इस पे भी फोकस रखा गया है। तो ये देयर अ किंग, एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इज देयर। और इलेक्शन कौन कर रहा है? वो समिति कर रही है। और समिति क्या है? हम देखेंगे सभा और समिति दो टर्म्स का यूज जो है ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे यूज किया गया है। सभा, अभी मैंने डिस्कशन किया कि जो एल्डरलीज होते थे, जो इंटेलेक्चुअल, जो बड़े बुजुर्ग होते होंगे शायद इस टाइप के, जो नॉलेजेबल होते होंगे, वो कलेक्टिवली उनको जो है सभा में बोला जाता था, एक साथ बैठे तो वो सभा होते थे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। एंड सब्सिक्वेंटली इन्हीं मेंबर्स के साथ साथ और भी लार्जर मेंबर्स, यानी कि लार्जर सबसेट ऑफ मेंबर्स कलेक्टिवली जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो उनको जो है समिति, उस एसोसिएशन को समिति बोलते थे। तो यही समिति जो है इस राजा का चुनाव करती थी, यानी कि दैट्स एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। ऐसे किसी की मोनोपोली नहीं थी, अपने मन से किसी को नहीं बना दिया। लार्जर सेट ऑफ द पीपल जिसको समिति बोलते हैं वो राजा का चुनाव कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पोजीशन थी ये लोगों द्वारा चूज की जा रही है, राइट। और एक कंडीशनैलिटी थी कि राजा जो है ऑटोक्रेटिक ना हो, ऑटोक्रेटिक पावर ना हो कि अपने मन से जो मर्जी आए करे, राइट। और इस राजा को फंक्शन करने के लिए, इस किंग को फंक्शन करने के लिए जो एडवाइजर्स होते थे, जो एडवाइजर होते थे उनको पुरोहित बोलते थे, यानी कि जो लर्नेड इंडिविजुअल हैं, राइट, जो पुरोहित हैं वो राजा को एडवाइस करते थे कि राजा को कैसे गवर्न करना चाहिए, हाउ द किंग शुड गवर्न द ट्राइबल सोसाइटी। और इस जो किंग का जो मेन काम था वो ट्राइबल सोसाइटी की प्रोटेक्शन करना। अगर कहीं बाहर से दूसरी ट्राइबल सोसाइटी अटैक कर रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो मेन पर्पस ऑफ दिस किंग वाज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब। और इन ट्राइब्स की जो वेल्थ होती थी, उनकी जो भी उस टाइम की वेल्थ होती थी, उनको प्रोटेक्ट करना, राइट। सो ही फॉट वॉर्स। और इनकी अथॉरिटीज, राजा की अथॉरिटी इन सारे ट्राइबल पीपल पे होती। सारे ट्राइब्स जो होते थे, जो इंडिविजुअल्स होते थे, वो राजा की रिस्पेक्ट करते थे, उसकी अथॉरिटी को मानते थे, राइट। तो इस बिहाफ पे ये सोसाइटी जो फंक्शन करती थी, पुरोहित जो था वो राजा को एडवाइस करता था कि वो कैसे फंक्शन करेगा। एक नोटेबल बात ये भी है कि इस टाइम पे कोई भी स्टैब्लिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, यानी कि अलग से कोई सेना नहीं डेवलप की जा रही। कबीले में लोग रह रहे हैं, ट्राइब्स में रह रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आती थी तो वही जो लोग होते थे लड़ाई भी करते थे, राइट। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। लेकिन उस जो भी इंडिविजुअल्स लड़ाई के लिए होते थे उनको जो हेड करता था वो सेनानी होता था। उस पोजीशन को प्राइमरली सेनानी होता था। तो सेनानी वॉज द लीडर ऑफ द आर्मी and help the king against his enemy, यानी कि अगर लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आई तो यही सेनानी जो है राजा को हेल्प करता था इन द वॉर, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सभा और समिति के बारे में हमने देख लिया कि सभा जो है असेंबली ऑफ एल्डर्स थी, और जो कि कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल, जैसे आज के टाइम पे कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसे दी जाती हैं। एंड लार्जर सेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे आज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नंबरिंग ज्यादा है, वैसे ही समिति होती थी, राइट, जिसमें लोग जो है असेंबल करते थे और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे। और जहां पे वो असेंबल करते थे उस जगह को जो है विधाता बोला जाता था, राइट। असेंबली ऑफ ट्राइब को जो है विधाता बोला जाता था। जैसे आज पे जहां ये हमारे लेजिस्लेटर मिलते हैं उनको पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे उस टाइम के ट्राइबल सोसाइटी के जो ये सभा और समिति के लोग मिलते थे उस जगह को जो है विधाता बोला जाता था, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली कुछ और टर्म्स हैं जो वहाँ के सोशल सेटअप के बारे में बोलते हैं, राइट। जैसे जिस एरिया पे लोग रहते थे, जिस टेरिटरी के अराउंड लोग रहते थे, उस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिसर था उसको व्रजपति बोलते थे, राइट। उस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए जो इंडिविजुअल्स था उसको हेड व्रजपति बोलते थे। जो कि कुलप्स कौन थे? जो हेड ऑफ द फाइटिंग ग्रुप्स थे
उसको जो है ये इन द टर्न जो व्रजपति जो है हेल्प करता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो उस टाइम की अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिर उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। किंग था, किंग को एडवाइस करने के लिए पुरोहित हैं, किंग को जो है इलेक्ट किया जा रहा है, ऑल द पोस्ट हेरिडेटरी है लेकिन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। किंग ऑटोक्रेटिक ना हो, डिक्टेटर ना बन जाए, उसके लिए भी चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे बनाए गए हैं। लोगों का से है, सभा समिति इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो ये सारे टर्म्स एसोसिएटेड है। नाउ जो ग्रामीणी है वो हेड ऑफ द विलेज है, जो गांव का मुखिया है उसको ग्रामीणी बोलते हैं, राइट। और ये एक फाइटिंग यूनिट था, एक गांव के लोग उठेंगे और लड़ाई करेंगे, उनको हेड कौन कर रहा है? ग्रामीणी। और कलेक्टिवली इन ग्राम के कई सारे लोगों को मिलकर जो है ये सेनानी जो है वो लीडर ऑफ द आर्मी हेड कर रहा है, राइट। तो सोसाइटी कैसे थी, कौन गवर्निंग अथॉरिटी था, पॉलिटी कैसा था, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ये हमें देखने की जरूरत है। क्या शासन थी प्रोमिनेंटली? राजा तो देख लिया, लड़ाई झगड़े से प्रोटेक्शन के लिए, वॉर में अपने इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन के लिए। ट्राइबल सेटअप है, कबीलियाई फॉर्म में रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया कोई प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देयर इज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नाइदर नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल्स। कुछ ऐसे ही जो भी ऑफिशियल्स थे वो देखे गए लेकिन इनका कोई नेटवर्क नहीं था, राइट। और कोई भी टैक्स कलेक्शन का एविडेंस यहाँ पे नहीं मिला कि फॉर्मली एक स्टैब्लिश सेटअप है तो उस सेटअप को फंक्शन करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कैसे आएगा? टैक्स कलेक्शन से ही आएगा। तो इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि टैक्स कलेक्शन के लिए कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो। जो टैक्स इस सोसाइटी में मिलता था वो वॉलंटरी होता था। कबीलियों का एक सरदार हो, इमेजिन करो कबीलाई ग्रुप है, एक ट्राइबल ग्रुप है, उनका एक सरदार है, उसको किंग बोलते हैं। और इस किंग को इस ट्राइबल सोसाइटी के मेंबर्स वॉलंटरी जाके कुछ दे दे, वही एक फॉर्म ऑफ रेवेन्यू होता था जिसको प्रोमिनेंटली बलि बोलते थे। उस टर्म को बलि बोलते थे, वॉलंटरी जाके दे रहे हैं। जैसे उस समय क्या ही होता होगा, दूध दही जो कैटल से मिलता होगा, मधुमक्खी के छत्ते से हो सकता है, हनी में निकालते हो, राइट। ऐसे कुछ चीज़ें, या कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, वो सारी चीज़ें निकालते हैं और वो वॉलंटरी जो है जाके ट्राइबल जो भी है इनका हेड है उनको कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये जो टर्म है बलि, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स से कि द टर्म बलि इज एसोसिएटेड। आज के मॉडर्न डे में हमें बलि का मतलब सैक्रिफाइस समझते हैं, सैक्रिफाइस देना, किसी की जान, ऐसे जानवरों को बलि देना। तो ये बलि टर्म जो है उस समय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता था, जो मेंबर्स ऑफ दिस अर्ली वैदिक सोसाइटी होते थे वो इन फॉर्म ऑफ देते थे। कोई भी जुडिशियल सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ था, कोई गवर्निंग ऐसे रूलिंग प्रोमिनेंट अथॉरिटी नहीं है, तो जुडिशरी जो है प्रोमिनेंटली इतनी डेवलप नहीं हुई है, राइट। तो जस्टिस वाज नॉट एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। और कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि जो ट्राइबल हेड है, जो कबीलाई को सरदार है, राइट, ट्राइबल हेड जो है उसी के ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो या तो राजन कर लें या जो भी कर लें, वो ट्राइबल हेड जो है वो वही सारा उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी रूलिंग ऐसा प्रोमिनेंट वेल डेवलप नेटवर्क नहीं है, ना ही जुडिशल सिस्टम वेल डेवलप है, टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ ऐसा फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो किंग था इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में, उसका काम था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। कोई भी वॉर हो रहा है तो उससे जो इन अपने ट्राइबल क्लैंस को जो है प्रोटेक्ट करना। तो आखिर ये वॉर होता किस लिए था? व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड वॉर? अगर लड़ाई हो रहा है, आज के टाइम पे भी ये वॉर्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, कि कोई स्पेसिफिक रीजन होता होगा। तो उस टाइम पीरियड पे भी जो ये वॉर किए गए, जो लड़ाइयाँ होती थी, वो किस लिए होती थी? तो ये प्रोमिनेंटली जो फाइट्स होती थी या वॉर होती थी वो या तो कैटल्स के लिए होती थी, कैटल्स इन द सेंस जो गाय होती थी, भेड़ बकरी, जो भी जिन कैटल्स को ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे उनके लिए होती थी, या फिर मटेरियल वेल्थ के लिए। एक प्रोमिनेंट फीचर अर्ली वैदिक सोसाइटी का ये है कि इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी थी वो प्राइमरली सिर्फ काउज होती थी, गाय जो होती थी वो प्राइमरी प्रॉपर्टी थी अर्ली वैदिक सोसाइटी में। लैंड की कोई ओनरशिप नहीं थी, जैसे आज के टाइम पे हम घर मकान बना लें, फ्लैट्स खरीद ले, ज़मीन खरीद ले, इनको हम अपना इंडिविजुअल वेल्थ मानते हैं। वैसे उस टाइम पीरियड पे, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे प्राइमरली काऊ जो थी, गाय जो थी, वो प्राइमरली वेल्थ थी। लैंड का एक्विजिशन अभी नहीं शुरू हुआ था, तो लैंड ऐसा प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी। इसीलिए जो लड़ाइयाँ होती थी, जो बैटल्स होती थी, वो प्रोमिनेंटली कैटल्स के लिए होती थी। जिसके पास ज़्यादा जानवर हैं, जिनके पास ज़्यादा गाय भैंसे हैं, वो सबसे रिच आदमी या सबसे प्रॉस्परस आदमी शायद इस सोसाइटी का माना जाता हो। तो ये जो कैटल्स की लड़ाई होती थी और कैटल से एसोसिएटेड जो भी मटेरियल वेल्थ होंगी उनके लिए लड़ाई होती थी। और एक प्रोमिनेंट फीचर था कि जो बैटल्स ये आपस में कर रहे हैं, जो भी
बैटल में चीज़ें मिली, जो भी वॉर बूटी ये मिली, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, एक दूसरे से बांट लेते थे। अभी भी आज के टाइम पे आप देखोगे ट्राइबल्स पे जो मूवी बनती है उसमें अगर वो कहीं अटैक करते हैं, कहीं पे आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखें तो जो भी वो अटैक करने के बाद जो भी उनको बूटी मिलती है आपस में कबीलियों में वो जो है इक्वलेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो उस टाइम पीरियड पे भी जो वॉर बूटी जो थी वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनकम थी। दूसरी जगह पे जाते थे, अटैक करते थे, उनके जानवरों को लेके आते थे, या उन जानवरों से जो भी दूध दही घी वो बनाते हैं वो सारी चीजें लेके आते थे। वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनकी वॉर बूटी थी। और हमने अभी डिस्कशन किया गॉड इंद्र के बारे में, भगवान इंद्र के बारे में, कि ऋग्वेद में जो है बुक में जो है अराउंड 250 टाइम्स जो है इंद्र के बारे में मेंशन किया गया है। तो जब ये कबीलाई जो ट्राइबल्स थे जो अर्ली वैदिक सोसाइटी में जब वॉर करने जाते थे तो उन लड़ाइयों से पहले पूजा याचना करते थे, गॉड को प्रे करते थे। और प्राइमरली किस गॉड को प्रे करते थे? वो प्रे करते थे इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान को प्रे करते थे कि हम अपनी इस वॉर में, इस बैटल में जीत जाएं, राइट। और इंद्र को जो है पुरंदर बोला गया है। ये वॉर लॉर्ड हैं जो उस टाइम अर्ली वैदिक सोसाइटी में इंद्र भगवान को बारिश के देवता के साथ साथ ये वॉर लॉर्ड भी हैं। डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, पुरंदर का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ सेटलमेंट्स होता है। तो इंद्र भगवान की पूजा करते थे ये जो इंडिविजुअल्स, जो आर्यंस थे, कभी भी किसी वॉर में जाने से पहले। और इसका एक कुछ एग्जाम्पल जो देखा गया है, जैसे अभी मैंने डिस्कशन किया कि जो आर्यंस इंडिया में आए उनका जो है बैटल या उनका जो कन्फ्लिक्ट है, जो नेटिव इनहैबिटेंट्स थे जिनको दास या दस्यूज बोलते हैं, उनके साथ जो है कन्फ्लिक्ट या वॉर हुआ था, राइट। तो उन्हीं आर्यंस में कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स थी, वो एक इंपॉर्टेंट टाइप है भारत और दूसरी त्रित्सु है। इन ट्राइब्स को जो है प्रिस्ट सपोर्ट करते थे। अभी मैंने बोला कि कोई पुरोहित थे जो किंग को एडवाइस करते थे। तो इनको, इन ट्राइब्स को, जो भारत और त्रित्सु को प्राइमरली प्रिस्ट जो वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ जो हैं, ये प्रिस्ट जो है प्राइमरली इनको सपोर्ट करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इन्हीं में से जो भारत क्लैन के जो लोग हैं, ट्राइब, इनका बैटल जो है वहाँ के नेटिव इनहैबिटेंट जो 10 राजा थे, दस्यूज, राइट, उनके साथ बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। और ये बैटल जो हुआ था परुशननी नदी जो आज की मॉडर्न डे रावी रिवर है उसके बैंक पे ये हुआ था। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट बिटवीन आर्यंस एंड दस्यूज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुशनी, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो बार बार क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशन से यूजुअली बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में पूछा जाता है। और इस बैटल में जो है किंग सुदास जो हैं, राइट, किंग सुदास जो हैं वो जो कि भारत क्लैन से एसोसिएटेड हैं, वो विक्टोरियस, उनकी जीत हुई थी। और दस्यूज जो थे वो उनकी डिफीट हो जाती है, राइट। तो ये बैटल के बारे में भी मेंशन किया गया। बैटल किस लिए? कैटल के पोजीशन के लिए, और मटेरियल वेल्थ जो भी उससे एसोसिएटेड है उस चीज से के लिए लोग जो आर्यंस थे या ट्राइब्स थे, ये लोग लड़ाई झगड़े करते थे और जो वॉर बूटी थी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट, आखिर सोसाइटी कैसे थी? अर्ली वैदिक सोसाइटी में आखिर सोशल सेटअप कैसा था? क्या मैरिज का कोई रोल था? लोग शादी करते थे? मैरिज एक एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन था? क्या एक इंडिविजुअल कई सारी पत्नियां रख सकता था, या एक औरत कई सारे हस्बैंड के साथ शादी, कई सारे इंडिविजुअल्स, मेल इंडिविजुअल्स के साथ शादी कर सकती थी? तो ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। बियॉन्ड इस ट्राइबल सोसाइटी में आखिर प्राइमरी जो हमने डिस्कशन किया कि जो फैमिली, जो परिवार है, वो की फाउंडेशन था, राइट। फैमिली यहाँ का जो है फंडामेंटल यूनिट था। फैमिली उस टाइम पीरियड पे 1500 BC के अराउंड भी फंडामेंटल यूनिट थी। और जो फैमिली का जो हेड करता था, जो गृह है, उसको जो हेड करता था उसको गृहपति बोलते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम देखें हमारे फैमिली में हमारे फादर जो होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली ऐसा माना जाता है। और साथ ही साथ जो इस गृह में जो उनकी वाइफ थी, जो गृहपति की जो वाइफ थी, उनको सपत्नी बोलते हैं। जैसे कभी आप हिंदी में देखें सहपत्नी टर्म यूज किया जाता है, राइट, सहपत्नी। तो ये जो फैमिली फंडामेंटल यूनिट है उसको हेड कर रहा है गृहपति, और उनके साथ उनकी पत्नी को जो है सहपत्नी बोलते हैं। मैरिज एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उस टाइम पीरियड पे भी। 1500 BC से 1000 BC के अराउंड, यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी के टाइम पीरियड पे मैरिज को उतनी ही सैक्रोसैंक्ट माना जाता था, उतना ही पायस माना जाता था। यानी कि मैरिज एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन था, राइट। मैरिज वॉज सैक्रामेंट और कॉमन था।
यहाँ पे लोगों की शादियाँ होती थी और शादी जो है डिसॉल्वेबल नहीं थी, यानी कि डिवोर्स ये सब का कंसेप्ट नहीं था, डेथ में ही सारी चीज़ें होती हों, तो ये डिसॉल्वेबल नहीं था। और अभी हमने वर्ण सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया कि ऋग्वेद में वर्ण के बारे में देखा गया। वर्ण 4 सिस्टम में डिवाइड, 4 पार्ट में डिवाइडेड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जो उस समय इंटरवर्ना मैरिज भी परमिटेड था अर्ली वैदिक सोसाइटी में, राइट। जब ये चीज सारे पैरामीटर्स हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो कैसे यही फीचर्स और रिजिड होते जाते हैं। इस टाइम पीरियड पे एक वर्ण सिस्टम, अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय से शादी कर सकता है, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण से शादी कर सकता है, यानी कि इंटरवर्ण मैरिज जो है यहाँ पे अलाउड था। लेकिन हम अभी जब देखेंगे सब्सिक्वेंट कि कैसे ये चेंजेस ग्रेजुअली रिजिड होते जा रहे हैं, कैसे और सोसाइटी का स्टेटस जो है चेंज होता जाता है। सब्सिक्वेंटली जो मैरिजेस थी उसमें पॉलीगैमी देखी गई है, यानी कि एक इंडिविजुअल कई सारी पत्नियां रख सकता है, या अगर कोई फीमेल इंडिविजुअल है तो वो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस कर सकती है। जैसे महाभारत में हमने देखा था, राइट, 5 पांडवों की एक पत्नियां थी, राइट। तो ये पॉलीएंड्री यानी कि एक फीमेल इंडिविजुअल जो है कई सारे उनके हस्बैंड्स हो सकते थे। लेकिन जो मोस्ट प्रैक्टिस फीचर था वो मोनोगैमी थी, यानी कि एक पति और एक पत्नी जो है प्राइमरली मैरिज इंस्टीट्यूशन में रहते थे, और एक फैमिली ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस अर्ली वैदिक सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। जॉइंट फैमिली का भी कंसेप्ट था, एक ही परिवार के पापा, चाचा, ताऊ सारे जो एक साथ रहते थे, जो भी फैमिली हो, तो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था। तो ऐसे ऋग वैदिक सोसाइटी थे, मैरिज का इंपॉर्टेंट रोल था। नाउ जो सोशल स्ट्रक्चर जो इनिशियली था, हमने अभी देखा मैरिजेस में कि इंटरवर्ना सिस्टम में भी मैरिजेस हो रही हैं, राइट। तो सोसाइटी इनिशियली जो शुरुआत में बहुत ही इगैलिटेरियन थी, हर आदमी समान था, इक्वल था, कोई डिफरेंसेस नहीं थे। तो इनिशियली जो है इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, राइट। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय चेंज होता जा रहा है, टाइम आता जा रहा है, तो सोशल डिस्टिंक्शंस बनती जा रही हैं, डिफरेंसेस इन द मोड ऑफ प्रोफेशन, ये सारी चीजें हम देखने आएंगे कि विद द टाइम जो है सोशल डिस्टिंक्शन इमर्ज होता जा रहा है। पहले जो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी सब बराबर थे, और जो डिस्टिंक्शन था वो कैसा था, डिस्टिंक्शन कैसे होगा। अब बाहर से लोग आ रहे हैं, जो बाहर से इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उनको आर्यंस बोल रहे हैं, यहाँ पहले से ही जो इंडिविजुअल्स रह रहे थे उनको दस्यूज बोलते हैं। तो जो डिस्टिंक्शन पहले क्रिएट होगा वो आर्यंस और नॉन आर्यंस, दैट इज आर्य वर्ण एंड दस वर्ण, इनके बीच में ये डिस्टिंक्शन क्रिएट होगा। और इनिशियली ये जो वर्ण टर्म हम यूज कर रहे हैं, अभी तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोफेशन, लेकिन इनिशियली जो डिस्टिंक्शन होता था इस वर्ण सिस्टम का, ये कलर से रिलेटेड, जो स्किन का कलर है, शायद आर्यंस होंगे उनका लाइटर कलर होगा, थोड़े गोरे होंगे, जो यहाँ के नेटिव इनहैबिटेंट्स उनकी डार्क स्किन थी, राइट। तो इस स्किन के कलर के डिफरेंस के बिहाफ पे ये वर्ण टर्म बनाया गया था। वर्ण यानी कि क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन क्या था, आर्य वर्ण और दस वर्ण, राइट। लेकिन ये भी एक प्रोमिनेंट फीचर है कि सोसाइटी, अभी मैंने बोला कि इगैलिटेरियन थे, सब इक्वल थे, आपस में साथ मिलके खाना खाते थे, यानी कि इंटर डाइनिंग का भी कंसेप्ट था। इगैलिटेरियन है, शादी एक दूसरे से कर रहे हैं, इंटर डाइनिंग कर रहे हैं, एक साथ बैठ के खा पी रहे हैं, राइट। और अलग अलग प्रोफेशन से लोग यहाँ पर रिलेटेड है, क्योंकि वॉर हो रहा है तो वॉरियर्स की जरूरत है, तो वॉरियर्स हैं सोसाइटी में, पूजा अर्चना करने के लिए प्रिस्ट हैं, कॉमन इंडिविजुअल्स यहाँ पे रह रहे हैं। और जो सोशल डिस्टिंक्शन और भी जो एडवांस लेवल पे देखा गया, जैसे आज के टाइम पे हम देखेंगे कि कोई बहुत अमीर है तो उसके पास BMW, मर्सिडीज है, कोई बहुत गरीब है तो उसके पास साइकिल है, बाइक है, कार है, ऐसा कुछ अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग लोगों का जैसा इकोनॉमिक सेटअप है वैसे उनकी पोजीशंस हैं। तो इस सोसाइटी में प्रोमिनेंटली जो डिफरेंसेस सोशल सेटअप में देखा गया है वो चैरियट्स जो थे, हॉर्स ड्रॉन चैरियट थे। उस टाइम की BMW, मर्सिडीज शायद यही रही होगी, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। तो ये हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स और जो मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स, इनके पोजीशन के बिहाफ पे सोशल डिस्टिंक्शन देखा गया है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट फीचर हम यहाँ मेटल के बिहाफ पे देखें कि अभी भी ब्रोंज ऑब्जेक्ट की ही बात की जा रही है, राइट। अभी हमने कहीं भी आयरन टर्म का यूज अर्ली वैदिक सोसाइटी में नहीं किया है, यानी कि आयरन की खोज अभी अर्ली वैदिक सोसाइटी में नहीं हुई है। जो इंडिविजुअल्स हैं इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के विसिनिटी पर रह रहे हैं, तो हम देखेंगे 1000 BC के, जब लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उस टाइम पीरियड पे लोहे की खोज हो चुकी है, और वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। वो सब्सिक्वेंट देखेंगे कैसे आयरन की डिस्कवरी जो है सोशल सेटअप को चेंज कर रही है, राइट।
तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टिंक्शन देखा जा रहा है वो हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स अलोंग विद द ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन में। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अभी कुछ हम कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है स्लेवरी। यहाँ पे स्लेवरी जो है इस टाइम पीरियड पे कॉमन प्रैक्टिस थी। बंधुआ मजदूरी बहुत ही कॉमन, जो स्लेव्स होते थे, राइट, जो दास होते थे वो यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते थे, और स्लेव्स को जो है जो प्रीस्ट होते थे उनको ऐसा गिफ्ट दिया जाता था। और ये स्लेव्स होते कौन थे? स्लेव्स वो होते थे जो वॉर में डिफीट हार जाते थे। जो वॉर हो रहा है आर्यंस और बाकी दस्यूस के बीच में, अगर वो हार गए तो वही जो डिफीटेड इंडिविजुअल्स होते थे वो बाद में उनको जो है स्लेव्स बना दिया जाता था, राइट। तो दोज इंडिविजुअल्स जो दास या दस्यूस, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हमने देखा, इनके डिफीट के बाद जो है इनको स्लेव बना दिया जाता है। एक और की इंपॉर्टेंट फीचर इस अर्ली वैदिक सोसाइटी का है कि इनिशियली सिर्फ 3 वर्ण के बारे में ही मेंशन किया गया। जो टॉप 3 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं के बारे में देखा गया। बहुत लेटर टाइम पीरियड पे, जो लेटर अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि शूद्र ऐसा कैटेगरी जो है यहाँ पे डेवलप होती है। जब ऋग्वेद, अर्ली वैदिक सोसाइटी का एंड होने वाला रहता है, तब ये जाके शूद्र टर्म जो है, शूद्र ऐसा हो सकता है, डिस्टिंक्शन डेवलप होगी। यानी कि सब कोई शुरुआत में इक्वालिटी, हर जगह सब बराबर रह रहे हैं, इंटर डाइनिंग है, इंटर वर्ना मैरिजेस है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम जो है रिजिडिटी आती गई होगी, राइट। तो हो सकता है कि फिर जो लेटर सबसे लोअर जो डिस्टिंक्शन में होंगे वो शूद्रास, ऐसे लेटर जो है कैटेगरी में इनका जो है डेवलपमेंट होता है। तो कहीं पे भी सैलरीड फॉर्म में वेज लेबर नहीं है कि आप काम कीजिए आपको पैसे देंगे, या जो भी उस टाइम पे बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया हो, तो कहीं पे भी ऐसा रेफरेंस मेंशन नहीं किया गया है, राइट। तो ये सारी ब्रॉडली जो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में है, कैसा सोशल क्लासिफिकेशन था, जो प्रैक्टिसेस थी, इंस्टीट्यूशन, फैमिली ऐसा इंस्टीट्यूशन, मैरिजेस से रिलेटेड। नाउ वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सोसाइटी के वुमेन का जो रोल होता है या वुमेन की जो पोजीशन, उस सोसाइटी के बारे में हमें बहुत कुछ बता दी कि आखिर वो सोसाइटी किस लेवल पे एडवांस है या किस लेवल पे सप्रेसिव है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में है, जिसमें जो ये इनिशियली इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो वुमेन का रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वुमेन वेर हाईली रेस्पेक्टेड, और सोसाइटी में सारी इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस थी उन पे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल या पोजीशन हुआ करता था। जैसे हमने सभास और समितिस के बारे में देखा कि वहाँ पे एल्डर्स या इंटेलेक्चुअल्स मिलते थे और उस टाइम की जो ट्राइबल क्लैन की जो भी डिसीजंस होती थी वो लेती थी। तो उन सारे असेंबलीज में ये वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। और जो इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे जो फीचर्स होते थे, जैसे पूजा याचना कर रहे हैं तो कोई सैक्रिफाइस दे रहे हैं, बलि चढ़ रही है या हवन कर रहे हैं, तो उसमें भी इक्वली ये वुमेन जो है पार्टिसिपेट करती थी। दे वेर एजुकेटेड, एजुकेशन पे भी एम्फेसिस था। जैसे मेन का एजुकेशन हो रहा है वैसे वुमेन का भी इंपॉर्टेंट फीचर देखा गया है। और मैरिज एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, यानी कि जो औरतें हैं इस टाइम पीरियड की सोसाइटी के, वो अपने हस्बैंड को खुद चूज करती थी। उनको राइट दिया जाता था टू चूज देयर ओन हस्बैंड्स, राइट। और उनको फोर्स नहीं किया जाता। चाइल्ड मैरिज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। दे कुड मैरी लेट, देर तक ज़्यादा एज में शादी कर सकती थी। तो ये सारे राइट्स उस टाइम के जो है वुमेन को दिया जाता था। तो वुमेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। कुछ हम इंपॉर्टेंट फीमेल इंडिविजुअल्स का देखेंगे। वेद के कंपाइलेशन जैसे लोप हुआ, मुद्रा हुई, ये फीमेल इंडिविजुअल्स जो है उस टाइम पे इनका वैदिक कंपाइलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसे ही फीमेल इंडिविजुअल्स को जब ब्रह्मवादिनी बोलते थे, तो वुमेन का अर्ली वैदिक सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उनको बहुत ही इक्वलेंट लेवल पे रखा जा रहा है। ऑल्दो जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी, अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ऐसा नहीं कि सब इक्वल है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहां पे जो वुमेन होती थी वो या तो फादर पे डिपेंडेंट है, ब्रदर पे डिपेंडेंट है, या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। लेकिन इनका एक इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। वहीं हम जब सब्सिक्वेंट लेटर वैदिक सोसाइटी में देखेंगे कैसे इनका रोल जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। वुमेन का रोल जो है, स्टेटस वुमेन का रोल इन द सोसाइटी कैसे धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हम सब्सिक्वेंट देखेंगे कि विडो रीमैरिज भी प्रैक्टिस किया जाता था इस सोसाइटी में। अगर कोई औरत विडो हो गई तो वो फिर से शादी कर सकती थी, राइट। मैरिजेस लेट किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो यहाँ पे मेल पे स्पेसिफिक एम्फेसिस था। जैसे अगर किसी के 10 मेल चाइल्ड पैदा हुए, 10 मेल चाइल्ड पैदा हो गए, 10 लड़के पैदा हो गए, तो बड़ा ही पायस माना जाता था, बड़ा ही शगुन माना जाता था, राइट। प्रेफरेंस वाज गिवन टू मेल चिल्ड्रन एंड कैटल। हैविंग 10 सन्स वाज कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग, राइट। पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती थी
कि एक इंडिविजुअल कई सारी जो है वाइफ्स रख सकता था, विडो रीमैरिज प्रैक्टिस की जाती थी। बहुत ही कम एविडेंसेस मिले हैं चाइल्ड मैरिजेस के, यानी कि बाल विवाह जैसे कुप्रथा इस टाइम पीरियड में उतनी प्रिवलेंट नहीं थी। लिटिल एविडेंस है, शायद की जाती होगी लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं था सोसाइटी में। दहेज लिया जाता था, सिस्टम ऑफ डाउरी वाज देयर, ब्राइड प्राइस वाज प्रिवलेंट, और हम इलेबोरेट में देखेंगे कि दहेज प्रैक्टिस किया जाता था। स्लेव जो थी, जो हमने अभी डिस्कशन किया कि वॉर से जो हारे हुए इंडिविजुअल थे उनको स्लेव बनाया जाता था, इसमें विमेन स्लेव्स का भी मेंशनिंग की गई कि जो स्लेव्स थे वो विमेन स्लेव जो है डोमेस्टिक घर के काम करने के लिए इनका यूज किया जाता था। और कोई अगर औरत अगर विडो हो जा रही है, राइट, उसका हस्बैंड की अगर डेथ हो जा रही है तो उसकी फिर से रीमैरिज की जा सकती थी, और उस रीमैरिज के लिए एक टर्म यूज किया गया नियोग विवाह, राइट। वो उस हस्बैंड का अगर कोई छोटा भाई है तो उस औरत की शादी उससे कर दी जाती थी। तो ऐसा नियोग विवाह और लेवरेट मैरिज वाज प्रिवलेंट ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि वुमेन से एसोसिएटेड है, इनको ध्यान से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी जैसे ही इवॉल्व होगी, हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड में देखेंगे तो देखेंगे कैसे इन सारी चीज़ों को लेके रिजिडिटी बढ़ती जा रही है, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज या विडो रीमैरिज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कैसे रिजिडिटी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली हमारी होती है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो है लेटर पार्ट में होती जाएगी, राइट। नाउ अर्ली वैदिक सोसाइटी की इकोनॉमी की बात करते हैं कि आखिर इस टाइम पीरियड पे इकोनॉमी क्या थी। जो फंडामेंटल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी है वो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होती है। तो क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ट्राइबल सेटअप है, राइट, तो ये यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं प्राइमरली एग्रीकल्चर कर रहे हैं, राइट, खेती कर रहा है, प्राइमरली एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर करने के लिए आपको जो क्रॉप्स चाहिए, उनके सीड्स चाहिए सो करने के लिए, और उन सीड्स को सो करके ही आप फर्दर जो क्रॉप्स पाएंगे। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि आखिर इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में किन क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो रहा है, और कल्टीवेशन कैसे हो रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, इरीगेशन का सोर्स क्या है। अब आयरन की डिस्कवरी मैंने बोला कि अभी हुई नहीं है, तो कैसे लोग फरो करते थे, और फरो करते थे तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड है वो हमें देखने की जरूरत है। तो इस टाइम पीरियड के जो लोग हैं वो सोइंग के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है, हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है, जो वो टूल्स यूज कर रहे हैं वो हो है, सिकल है, एक्सेस है, इनका यूज कर रहे हैं, राइट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि एक जगह पे क्रॉप उगा रहे हैं, क्रॉप का जैसी फसल मिली उस जगह को जला दिया, स्लैश एंड बर्न, राइट। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो एग्रीकल्चरल फील्ड उस टाइम पीरियड पे है, जब इस अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे, उसको प्रोमिनेंटली उस क्षेत्र टर्म यूज किया जाता है उस एग्रीकल्चर फील्ड। जैसे आज के टाइम पे हम खेत बोलते हैं ना, वैसे क्षेत्र टर्म, राइट, क्षेत्र टर्म उस टाइम पीरियड पे किया जाता था जहां पे ये खेती होती थी। और खेत की जुताई के लिए, खेत को फरो करने के लिए जो प्लव यूज किया जाता था, हल यूज किया जाता था, उसको लांगला या सूरा बोलते थे, राइट, लांगला या सूरा बोलते थे उन प्लव्स को। और जो फरोड लैंड है, राइट, जो फरोड लैंड है जो प्लव के द्वारा किया गया, उस फरोड लैंड को जो है सीता बोलते हैं। तो ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लांगला और सूरा किससे एसोसिएटेड है, या सीता टर्म किससे एसोसिएटेड, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। ना जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता था उसमें बार्ले और वीट प्रोमिनेंट था। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि कभी भी पूजा होती है, यज्ञ हम करने जाते हैं तो जौ अपना डालते हैं, आहुति होती है, तो बार्ले और वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। बियॉन्ड दैट कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे कॉटन और ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ना खेती कर रहे हैं तो पानी की जरूरत है, तो वाटर कहाँ से आएगा? वाटर जो है आइदर कैनाल के थ्रू, नदियों से जो है कैनाल्स बनाए जाते थे जो फील्ड में इरिगेशन करते थे, या कुएं से पानी ले आया जाता था, या प्रॉम्प्टली जैसे आज के टाइम पे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है मानसून डिपेंडेंट है, बारिश पर डिपेंडेंसी है। तो प्राइमरली इस टाइम पीरियड का जो सोसाइटी थी वो बारिश पर डिपेंडेंट है, दे वर डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर देयर एग्रीकल्चर। और वेल और कैनाल से तो इरिगेशन होता ही रहता होगा। और कुओं से पानी निकालने के लिए जो कैटल्स का यूज़ किया जाता था, कैटल्स जो है कुएं के चारों तरफ मूव करते थे और वहाँ पे एक लिफ्टिंग सिस्टम बनाया जाता था जैसे कुओं से पानी निकल जाए, तो कैटल्स का यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए, राइट। फील्ड में जो प्लव्स जुताई की जा रही है उनके लिए बैल ऑक्सेस का यूज़ किया जा रहा है, पेयर ऑफ ऑक्सेस वर यूज टू कल्टिवेट इन फील्ड, राइट। और अभी मैंने डिस्कस किया कि जो इस अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे जो प्रॉपर्टी थी वो काऊ थी। लैंड अभी यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिनोनिम नहीं बना है, यानी कि जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस अर्ली वैदिक सोसाइटी के इकोनॉमी से रिलेटेड। ना कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर जो इस सोसाइटी से रिलेटेड है,
वो है यहाँ पे कौन कौन से कैटल्स पाया जा रहा है, क्योंकि कैटल एक इंपॉर्टेंट फीचर है। काऊ यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी रिवर्ड फिगर है और ऐसा प्राइवेट प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो काऊ किसी यहाँ की जो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स, जैसे आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारी कार्स हों, बहुत सारे घर हों, तो आपको बहुत रिच या प्रॉस्परस इंडिविजुअल्स बोला जाता है, राइट। तो इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स की पोजीशन है तो आपको बहुत ही वेल्दी और प्रॉस्परस माना जाता था, राइट। बहुत ही सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट की जाती थी जितने जानवर हों। आज के टाइम पर गाँव में भी चले जाओ आप, रूरल एरियाज में, तो वहाँ यही देखते हैं कि इसके पास कितनी गाय भैंस हैं या बैल हैं, उसके हिसाब से उसकी प्रॉस्पेरिटी को देखा जाता है। तो उस टाइम पे बुल्स को जो है डोमेस्टिकेट करते थे ये लोग, ऑक्सेस बैल करते थे, हॉर्सेस का हमने देखा है, शेप्स, गोट, एशेस एंड डॉग्स, दीज वेयर द एनिमल्स दैट वेर डोमेस्टिकेटेड। और लड़ाई हमने अभी देखा था कि वॉर भी हो रही है इंडिविजुअल्स के लिए, तो वॉर किस लिए हो रही? कैटल के लिए। तो जो वॉर होती थी, राइट, कैटल्स के लिए जो वॉर होती थी उसके लिए ऋग्वेद में एक टर्म यूज किया गया जिसको गवस्ती बोलते हैं, राइट। गवस्ती टर्म इज बीइंग यूज्ड कि जो इंडिविजुअल्स इस टाइम पे वॉर करते थे इन कैटल्स के लिए, उस टर्म को प्राइमरीली जो है गवस्ती बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। नाउ अब तक हमने देखा कि सोसाइटी जो थी एग्रीकल्चर, ट्राइबल्स थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या कोई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ होगा? क्वाइट ऑब्वियस है, पॉटरीज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कारपेंटर्स होंगे इन सोसाइटी में, तो कारपेंटर्स हैं, गोल्डस्मिथ हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, बियॉन्ड वेवर्स हैं जो कपड़े बुनते होंगे, राइट। कॉपर की मेटलर्जी प्रैक्टिस, कॉपर क्योंकि ऑलरेडी डिस्कवर किया जा रहा है तो कॉपर की मेटलर्जी प्रैक्टिस की जा रही है। कुछ और इंपॉर्टेंट मेटल जैसे कॉपर और ब्रोंज हैं, इनको जो कलेक्टिवली टर्म यूज किया गया है वो है अयास। अयास टर्म जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है टिपिकली कॉपर और ब्रोंज के लिए। तो मेटल यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है ये जो कॉपर और ब्रोंज। बियॉन्ड वेविंग की जा रही है, वेविंग कौन कर रहा है? ये जो कॉटन, जो भी टेक्सटाइल इनकी स्पिनिंग जो वुमेन द्वारा की जा रही है। सर्दियों के लिए जो है वुलन क्लोथ्स जो है उनको वेविंग की जा रही है। तो ये सारे फीचर जो है प्रोमिनेंट उस टाइम की इंडस्ट्रीज के बारे में बोलते हैं, राइट। नाउ कॉमर्स, क्या खरीद फरोख्त हो रही होगी यहाँ की सोसाइटी के लोगों में? ट्राइबल सोसाइटी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा वॉर भी हो रहा है, तो कॉमर्स इतना वेल स्टैब्लिश नहीं था, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल था, राइट। लिमिटेड फॉर्म में यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स शायद प्रैक्टिस किया जाता होगा। और जो ट्रेडर्स थे इस टाइम पीरियड पे, जो कारवां ट्रेडर्स थे, उनको जो है टर्म यूज किया जाता है पानीस, राइट। जो ऋग्वेद में टर्म यूज किया गया है वो है पानीस, जो कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स का करते थे। अब ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं तो कुछ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होगा कि इतने पैसे की चीज़ खरीद रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे करेंसी का तो डेवलपमेंट हुआ नहीं होगा। तो कुछ पैरामीटर ये लोग रखते थे जिसके बिहाफ पे किसी गुड का एक्सचेंज हो। तो काऊ ही इंपॉर्टेंट फीचर थी। तो काऊ ऐसा बेंचमार्क रखा जाता था जिसके बिहाफ पे ये यहाँ पे जो मीडियम ऑफ कॉमर्स है वो देखा गया है, क्योंकि बार्टर सिस्टम भी, जो गुड्स का एक्सचेंज है, एक सामान आप दो, दूसरा सामान मैं दूंगा, जो बार्टर सिस्टम का जो एक्सचेंज है वो इसी काऊ के वैल्यू के बिहाफ पे एज एन स्टैंडर्ड वैल्यू देखा गया है। नाउ इंपॉर्टेंट मेटल्स की बात करें तो बार्टर में जो है गोल्ड और सिल्वर का भी एक्सचेंज किया जा रहा है, राइट। गोल्ड और सिल्वर का एक्सचेंज किया गया है और उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है निष्क। अब ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी अलॉन्ग विद द बिहार पीसीएस, हर एक जगह पे ये निष्क टर्म जो है पूछा गया है कि किससे एसोसिएटेड है, राइट। गले में जो गोल्ड या सिल्वर की जो चेन पहनते हैं उसको निष्क बोलते हैं। तो निष्क टर्म अर्ली वैदिक सोसाइटी में गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट था जो कि बार्टर सिस्टम में भी यूज किया जाता था। ट्रेड प्रोमिनेंटली जो है लैंड पे ही होता था, जमीन के रास्ते ही, कुछ ऐसा सी के थ्रू एविडेंसेस नहीं मिले हैं, राइट। और जो प्रोफेशंस थे, जैसे आज के टाइम पे कैसा डिस्टिंक्शन है कि ये जॉब बहुत ही अच्छी है, हाई क्लास के लोग करते हैं, ये जॉब नीची है, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन इस सोसाइटी में, अर्ली वैदिक सोसाइटी में डेवलप नहीं हुआ था। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन प्रोफेशन के बिहाफ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, सबको इक्वलेंट माना जाता था। कोई भी जो प्रोफेशन चाहे वो चूज कर सकता था, कोई रिजिडिटी नहीं थी। हम सब्सिक्वेंट देखेंगे कैसे धीरे धीरे रिजिडिटी आती है, लेकिन अभी अर्ली वैदिक सोसाइटी में कोई भी रिजिडिटी नहीं है, जो प्रोफेशन चाहे वो यूज कर सकता है। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो बुलॉक्स था या फिर हॉर्स से बने हुए, घोड़ों से बने हुए चैरियट्स का यूज किया जाता था इस सोसाइटी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं कि कितनी ईजीनेस थी, राइट। सब कुछ इतना कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन नहीं था, बहुत रिजिडिटी नहीं है, सब कुछ आसान अभी बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें हम देखेंगे लेटर वैदिक सोसाइटी में टफ होती जा रही हैं। नेक्स्ट कम्स द रिलीजन।
अब सारी डिस्कशन तो हम कर रहे हैं वैदिक सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता था, कौन से प्राइमरी गॉड थे जिनकी वर्शिप की जाती थी, क्या सिर्फ एक ही गॉड था या फिर कई सारे भगवान की जो है पूजा की जाती थी, ये हमें अब सब्सिक्वेंटली देखना है। तो जो रिलीजन था यहाँ पे प्राइमरली इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में वो पॉलीथीज्म था। कई सारे गॉडेस की देवताओं की जो पूजा की जाती थी और प्राइमरली नेचर की वर्शिप की जाती थी। जो इनिशियल अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे और सब्सिक्वेंटली इन नेचर से एसोसिएटेड जो भी फिगर्स है जैसे सन हुआ, मून हुआ, अर्थ हुआ, रिवर्स हुए, उन सब की वर्शिप जो है इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स थे उनकी वर्शिप करते थे। यानी कि जो सोसाइटी थी प्राइमरली रिलीजियस के बिहार पे वो नेचुरलिस्टिक थी और पॉलीथिस्टिक थी, यानी कि कई सारे ईश्वरों की पूजा कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंटली नेचर से एसोसिएटेड जैसे कि सन, मून, रिवर्स, माउंटेन्स एंड रेन्स, इनकी पूजा अर्ली वैदिक सोसाइटी में लोग करते थे। ना आज के टाइम पे आप देखोगे एनवायरनमेंट पे कितना एम्फेसिस है, राइट। एनवायरनमेंट की प्योरिटी पे, कहीं गंदगी ना फैलाएं, नदियों का संरक्षण करें, ये सारी चीज़ों पे कितना एम्फेसिस आज के टाइम पे किया जा रहा है। तो एंशियंट टाइम पे ही जो हिंदू मतलब ये रिलीजन है जो प्राइमरली अर्ली वैदिक सोसाइटी का कैसे नेचर की वर्शिप कर रहा है, राइट, कितना इंपॉर्टेंट एम्फेसिस दिया जा रहा है। और जो पॉलीथीज्म की हमने बात की, पॉलीथिस्टिक सोसाइटी थी, तो इस सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे वो हमने अभी डिस्कशन किया कि इंद्र थे, जिनको ऋग्वेद में हमने देखा कि 250 टाइम्स इंद्र का मेंशनिंग किया गया है। इंद्र के साथ साथ वरुण जो है गॉड ऑफ द स्काई जो है, राइट, वो चीफ डाइटीज थे जिनकी वर्शिप इस सोसाइटी के लोग करते थे। इंद्र भगवान जो है वो गॉड ऑफ द रेन थे, बारिश के देवता थे। लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं तो वो इंद्र भगवान से पूजा करते थे कि बारिश हो। एंड बियॉन्ड अगर लड़ाई करने जा रहे हैं, कहीं पे वॉर पे जा रहे हैं यहाँ के सोसाइटी के लोग, तो भी वो इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र को जब पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ सेटलमेंट्स बोला जाता है, तो थंडर अलॉन्ग विद द वॉर और बारिश के लिए जो है ये इंद्र भगवान जो है इनके लिए प्रोमिनेंट थे। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट गॉड जो है वरुण है, आकाश, जो लॉर्ड ऑफ द स्काई हैं उनको वरुण बोलते हैं, स्काई गॉड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाइटी हैं जिसकी पूजा जो है इस वैदिक सोसाइटी में इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, इनके पास सब हर चीज़ों का ज्ञान है। थर्ड जो है अग्निदेव की पूजा होती थी। अग्नि को जो है एक माध्यम माना जाता है ईश्वर और व्यक्ति के बीच में। हम यज्ञ में जो आहुति देते हैं ये मानते हैं कि जो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं वो ईश्वर के पास जा रहा है। तो अग्नि वॉज सीन एज एन मेडिएटर, राइट। तो ये गॉड ऑफ द फायर, अग्नि की पूजा की जाती थी। सूर्य की पूजा की जाती थी कि हमारे जीवन से अंधकार को खत्म करेंगे, डार्कनेस को खत्म करेंगे। सूर्य वॉज इंपॉर्टेंट फिगर। और उषा जो है गॉडेस ऑफ डॉन इनको बोला जाता है। सब्सिक्वेंटली कुछ और वुमेन जैसे अदिति, पृथ्वी, शिनालवेली, इनका भी मेंशनिंग ऋग्वेद में देखा गया है। तो शायद ऐसे चीफ डाइटीज अर्ली वैदिक सोसाइटी में होंगे जिनकी प्रोमिनेंटली वर्शिप इस सोसाइटी के जो है इंडिविजुअल्स करते थे। सोमदेव हैं जो जिनको गॉड ऑफ प्लांट्स बोला जाता है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे समझ लो आप दारू पी रहे हो, बियर पी रहे हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, तो ये सोम जो है गॉड ऑफ द ड्रिंक बोला जाता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, राइट। तो इनको जो है गॉड ऑफ द प्लांट्स, इनकी भी वर्शिप इस टाइम पीरियड के जो है लोग इंडिविजुअल्स करते थे। और इन भगवान की जो पूजा याचना ये लोग कर रहे हैं, नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है कुछ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस भी होंगी। आखिर इनकी वर्शिप कैसे करते होंगे, तो वो इनके रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस से हमें बहुत सारा आइडिया लग जाता है जो कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया। जैसे ऋग्वेद में अराउंड 1028 हाइम्स दिए गए हैं। तो इस सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स थे अपने देवी देवता की पूजा करने के लिए हाइम्स की वर्शिप चैंटिंग करते थे, राइट। दे यूज्ड टू चैंट द हाइम्स एंड अलॉन्ग विद जो भी ईश्वर है उनसे रिलेटेड जो भी सैक्रिफाइसेस हैं उन सैक्रिफाइसेस को ये लोग करते थे। अगर किसी की बलि देनी है, यज्ञ में कुछ आहुति देनी है, तो जो भी सैक्रिफाइसेस थे ये इनका मोड ऑफ रिचुअलिज्म था जिसके बिहार पे अपने आप को ये अपने ईश्वर से कनेक्ट करते थे। साथ ही साथ यज्ञ भी होता था जिनको यजनास बोलते हैं, राइट। जो इंडिविजुअल्स होते थे अगर वॉर में जा रहे हैं, युद्ध में कहीं लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो उससे पहले यज्ञ करते थे। तो लार्जर लेवल पे यज्ञ होता था जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे। और इस यज्ञ में जो है प्रीस्ट जो होता था, राइट, जैसे आज के टाइम पे पंडित जी हैं वैसे उस टाइम पे प्रीस्ट होते थे जो इस यज्ञ में जो है ये किंग या वॉरियर्स को जो हेल्प करते थे, ऐसे मीडिएटर काम करते थे कि वो सारी ये जो भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है उसमें जो है हेल्प करेंगे। प्राइमरी पर्पस ये था इन सारे पूजा अर्चना का कि जो ईश्वर हैं वो जो भी ट्राइब्स हैं उनको ब्लेस करेंगे, उनकी वॉर में मदद करेंगे, या आने वाली जो भी प्रोजेनीज जो भी बच्चे होंगे उनको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, राइट।
और इस यज्ञ में जो है लार्ज स्केल पे लोग पार्टिसिपेट करते थे, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको जो है एक्सचेंज किया जाता था। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जो सोसाइटी थी, ये सारी जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी जिनके बिहाफ पे ये सारी जो है प्रैक्टिसेस करते थे। नाउ जानवरों की ये लोग बलि दे रहे हैं, राइट। जब जानवरों की बलि दे रहे हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स को शायद कहीं ना कहीं लोग देखते होंगे। तो इस ऐसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस से धीरे धीरे एनिमल एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग जो है, एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है, उसकी शायद अंडरस्टैंडिंग इन्हीं सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस से शुरू हुई। तो एनिमल एनाटॉमी along with the knowledge of practices, इन्हीं ग्रेजुअल डेवलपमेंट से जो है धीरे धीरे इस सोसाइटी के लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो हम देखेंगे आगे मेडिसिन लाइक आयुर्वेद, सर्जरी जो एंशिएंट टाइम पे प्रैक्टिस की जाती थी, वो कैसे ये सारी डेवलपमेंट जो है एक सप्लीमेंटल रोल प्ले करती हैं लोगों के अंडरस्टैंडिंग में, उनके नॉलेज की गेनिंग में, राइट। सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे डिस्कस किया कि बॉडी पार्ट्स को देख रहे हैं तो उनको एनिमल एनाटॉमी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ना प्राइमरली हमने जो भी गॉड्स को देखा उसमें मेजरली जो सारे मेल गॉड ही हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है प्री डोमिनेंस ऑफ मेल गॉड, ऑल्दो फीमेल गॉड या विमेन गॉड जो है, फेमिनाइन गॉड्स की भी पूजा, गॉडेस की पूजा की जा रही है, लेकिन प्री डोमिनेंस यहाँ पे जो है इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में प्राइमरली जो है मेल गॉड्स का है। तो इस तरह पे ये अर्ली वैदिक सोसाइटी है जो कि प्राइमरली ट्राइबल सेटअप पे है, राइट। यहाँ पे किंग है जिसको एलिमेंट ऑफ इलेक्शन के थ्रू ले आया जा रहा है, कोई उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं कि वो ऑटोक्रेसी ना प्रैक्टिस करे। पुरोहित है जो उसको एडवाइस कर रहा है। फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट है, ये फैमिली कलेक्टिवली मिलके एक लार्जर सेटअप जो कि जन के फॉर्म में डेवलप हो रही है, राइट। और हर एक लेवल पे एक हेड है, जैसे फैमिली में जो है गृहपति जो है वो हेड कर रहा है, विश को जो है विशपति है। तो ऐसे सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन अर्ली वैदिक सोसाइटी में है। जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे काऊ है, काऊ जो कैटल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लैंड की ओनरशिप नहीं है। वुमेन का सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल है, इक्वलेंट टू मेन है। हर एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करे, जैसे सभा समिति एजुकेशन ले रही है, उनकी मैरिजेस लेट हो रही हैं। विडो रिमैरिज का कंसेप्ट है, राइट। पॉलीएंड्री अलॉन्ग विद पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये सारे ही फीचर्स जो है अर्ली वैदिक सोसाइटी में हम देखेंगे, राइट। 1500 BC से लेके 1000 BC तक, जहाँ पे सिर्फ ऋग्वेद का कंपाइलेशन किया गया है और ऋग्वेद से ही ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। नाउ द नेक्स्ट हाफ द चैप्टर जो है वो लेटर वैदिक सोसाइटी से रिलेटेड है, जहाँ पे 1000 BC से लेके 600 BC तक की डेवलपमेंट है, जहाँ पे 3 वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए। और इन तीनों वेद में जो भी मेंशनिंग की गई उससे हम देखेंगे कि तब लेटर पार्ट जो है कैसे सोसाइटी और इवॉल्व हो रही है या रिजिडिटी आ रही है, किन किन चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, विमेन का रोल कैसे सोसाइटी में रीडिफाइन हो रहा है, कैसे और सोसाइटी में चेंजेस आ रही है, ये सारी हम सब्सिक्वेंट अब नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में देखेंगे।